ये कहानी एक आओरी नाम के लड़के की है जो कि मॉडर्न डे जापान में रहता है अपनी छोटी सी बहन के साथ में। दिन इसकी अच्छे जा रहे थे बट एक दिन इसकी बहन को ऐसी बीमारी हो जाती है जिसका इलाज पूरी दुनिया में नहीं है। अब उसका जो खर्चा था वो काफी ज्यादा था, इस वजह से वो अपनी बहन को ठीक भी नहीं करा सकता था और वो कोई लड़की भी नहीं है जो कि अपनी फोटो बेच करके पैसे कमा सके। तभी उसका ध्यान शिफ्ट होता है यूट्यूब की तरफ। वो अपनी बहन को जिंदा देखना चाहता था, इसलिए वो एक ऐसा चैनल क्रिएट करता है जिससे कि हर कोई हेट करे, जिससे कि उसकी वीडियोस ज्यादातर लोगों के पास पहुंचे और उसके मीम्स बने जिससे कि वो काफी पैसे अर्न कर सकता है। वो एक ऐसा ही चैनल जो है क्रिएट करता है जिसकी मदद से वो काफी पैसे कमाता है। वो बड़ी बड़ी और फेमस यूट्यूबर्स को एक जगह पे बुलाता था और उनके ऊपर छिपके से अटैक कर देता था और उन्हें काफी ज्यादा मारता था, जिससे कि लोग उसे हमेशा ही हेट करते थे। इस तरह की चीजों को लेकर के वो उसे कावर्ड फाइटर बुलाते थे बट उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो पैसे अर्न कर रहा है अपनी बहन के लिए। अभी कुछ दिन पहले उसने एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर को मारा होता है जो कि MMA फाइट्स करता था, बट उसे पीटने के बाद में उसकी वो वाली वीडियो तो जैसे कि पूरी दुनिया में ही आग लगा देती है। हर जगह उसी की ही बात चल रही होती है। वो काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उस इकलौती वीडियो की ही मदद से उसने 1.5 लाख से भी ज्यादा रुपए अर्न कर लिए होते हैं, जो कि उसे हैरान कर देते हैं क्योंकि आज तक उसने कभी भी इतने रुपए अर्न नहीं किए थे और इतना फेमस वो आज तक नहीं हुआ था। अब वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वो बेकरी से केक लेता है और अपनी बहन के पास जाता है। उसकी बहन अपने भाई को देख करके काफी खुश होती है बट वो उससे पूछती है कि आखिरकार उसे इतना टाइम कहाँ लग गया था, जिसका कि नाम अकारी होता है। अकारी के सवाल पूछने पे आओरी जो है उसका जवाब ठीक से नहीं दे पाता और कहता है कि मैं अपनी साइड्स जॉब कर रहा था इसलिए मुझे टाइम लग गया, मुझे माफ कर देना। अकारी जो होती है वो उसे माफ कर देती है। आओरी उसे बताता है कि वो उसके लिए केक लेके आया है। यह सुनकर के उसका दिमाग दौड़ जाता है और अब वो उससे पूछती है कि आखिरकार उसने कितने केक खाए थे। अब आओरी बताता है मैंने बस 3 केक खाए थे। उसकी बहन अकारी को पता था कि वो 3 केक खाने वालों में से नहीं है। वो उससे वापस से पूछती है तो आओरी बताता है मैंने बस 6 केक खाए थे। वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है और चिल्लाने लग जाती है कि इतने केक कौन खाता है, तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी और तुम मेरे ही बगल में आके रोने लगोगे। यह बात सुनकर के आओरी भी अब समझ जाता है कि उसकी बहन उसकी कितना फिक्र करती है। वो उससे माफी मांगता है। उसकी बहन केक खाने लगती है बट केक खाते हुए वो हल्का सा खास देती है जिससे कि आओरी को उसकी टेंशन हो जाती है और वो डॉक्टर को बुलाने जाता है बट अकारी मना कर देती है कहते हुए कि भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो, पता नहीं मेरे को ये कैसी बीमारी हुई है, मैं ठीक ही नहीं हो पाती हूँ। अब यह बात सुनकर कि आओरी उसे शांति से बताता है कि अब हम अगले महीने US जाने वाले हैं। वहां पे एक डॉक्टर है जो कि तुम्हारी बीमारी को ठीक करने का वादा कर रहा है, तो मुझे लगता है कि हम वहां पे चल के तुम्हें ठीक करा सकते हैं। उसे चिंता थी कि वो इतने पैसे कहां से लाएगा बट आओरी बताता है वो उसकी चिंता ना करे, उसकी साइड जॉब इतना पैसा देती है कि वो उसे ठीक करा सकता है। अब दूसरी तरफ आओरी को वार्डन की वो सारी बातें याद आती है ऑर्फनेज के, जो कि उसने कही होती है उससे कि कोई भी मुसीबत क्यों ना आ जाए बट तुम कभी भी अच्छे काम करना मत छोड़ना और किसी के लिए बुरा मत करना। बट आओरी को पता है इस दुनिया के अंदर अगर उसे जिंदा रहना है अपनी बहन के साथ में तो बस उसे जो काम आता है वो वही कर सकता है। आओरी को फाइट करनी काफी ज्यादा अच्छी लगती थी, वो शुरुआत से ही फाइट के अंदर रहा है, इसी वजह से वो अभी भी यही काम कर रहा है। वो चाहे उसे कोई कुछ भी क्यों ना बोले बट वो अपनी बहन के लिए सब करता रहेगा जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाती है। ऐसे ही अब पूरे 1 महीने बीत जाते हैं। अब लोगों को पता चलता है कि आओरी का जो अकाउंट है वो डिलीट हो चुका है। पता नहीं अभी वो क्या कर रहा होगा, क्या उसने रिटायरमेंट ले लिया, किसी पागल इंसान ने उसे खत्म कर दिया उसकी वीडियो के चलते हुए। बट आओरी तो अपना अच्छा भला घर में बैठ करके केक खा रहा होता है। केक खाते हुए वह अपनी बहन से बात करता है ये कहते हुए कि मैं अगली बार आऊंगा तो तुम्हारी मनपसंद पेस्ट्री जरूर लेके आऊंगा, और उसकी बहन उसका रिप्लाई करती है। दोनों का टाइम काफी ज्यादा अच्छा बीत रहा होता है। आओरी को पता है उसकी बहन अब ठीक हो जाएगी। अब वो रात में सो रहा होता है बट एकदम से ही उसकी आंखें खुलती है क्योंकि घर के अंदर कोई चल रहा होता है। उसे यह बात पता चलती है। वो अपनी आंखों के सामने एक बड़े से हैमर को देखता है जो कि एक इंसान के हाथ में था। वो उसके ऊपर हमला कर देता है बट आओरी बड़ी मुश्किल से खुद को बचाता है। वो काफी ज्यादा डर चुका था कि यह कोई चोर तो नहीं है, पर वो पर्सन जो होता है वो अपनी बड़ी से हैमर को लेके बार बार आओरी के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। आओरी उससे बचता है, इधर उधर बैठने लग जाता
है। वो कहता है कि आखिरकार तुम हो कौन और मुझ पे अटैक क्यों कर रहे हो। वो उसके फोन को फोड़ने के लिए अपने हैमर को उठाता है, बट आओरी जो होता है अपने रिफ्लेक्सेस का इस्तेमाल करता है और उसके फोन के ऊपर हमला होने से ही पहले वो अपने फोन को पकड़ लेता है और वहां से भागने लग जाता है। वो पर्सन उसे देख लेता है भागते हुए। अब वहीं आओरी जो था पार्क के अंदर आ चुका था। वो अपनी बहन को मैसेज करते हुए बताता है कि उसके पीछे एक पागल इंसान पड़ चुका है। रात के टाइम वो घर में आ चुका है। उसकी बहन उसे पुलिस स्टेशन जाने को कहती है, बट आओरी तो अपनी बहन को मैसेज करने में ही लगा हुआ होता है। एकदम से ही वो पर्सन जो कि उसके घर के अंदर घुसा था वो वहां पे आ जाता है। वो आओरी को देख लेता है। अब आओरी पे वो अटैक करने के लिए जाता है, बट आओरी का दिमाग खराब हो चुका था। वो कहता है मैं इससे नहीं भागूंगा। वो उसकी हैमर के ऊपर लात मारता है और उसके ऊपर मुक्के चलाने लग जाता है। वो पर्सन ये देख करके हैरान होता है कि आओरी जो है वो उससे टो टू टो फाइट कर पा रहा है हैंड टू हैंड कॉम्बैट के अंदर। ये हैरान कर देने वाली बात थी। आओरी अब एक तरीके से उसके ऊपर भारी पड़ने लग जाता है, बट वो पर्सन जो होता है जिसके पास में की एक वेपन है, उस वेपन की मदद से वो आओरी के ऊपर हमला करते हुए बताता है। आओरी को वो उसके कंटेंट के बारे में बुरा भला कहता है कि वो किस प्रकार से अच्छे लोगों को अपनी वीडियो में बुलाता है और उन्हें चुपके से पीट देता है और उनकी वीडियो रिकॉर्ड करके ऑनलाइन अपलोड कर देता है, जिससे कि लोग उसे काफी ज्यादा हेट करते हैं। एक ये चीज भी है जो कि उसे उसके बारे में गुस्सा दिलाती है। यह बात सुनकर के आओरी को ऐसा लगता है ये इसके फोन को इसलिए तोड़ना चाहता है क्योंकि इसे मेरा कंटेंट पसंद नहीं आया। वो उससे घुटनों के बल झुक के माफी मांगने लग जाता है, ये कहते हुए ये सब मैंने सिर्फ अपनी बहन के लिए किया था। मेरी बहन हॉस्पिटल में एडमिट थी, बट उसके सारे खर्चे मैंने अब अपनी पुरानी वीडियो से उठा लिए होते हैं और वो इस समय यूएस में है। इसलिए तुम मेरे फोन को मत फोड़ो, क्योंकि जो ये मेरा फोन है इसी की ही मदद से मैं अपनी बहन के कांटेक्ट में हूँ। मैं वादा करता हूँ कि मैं इस प्रकार का कंटेंट अब आगे कभी अपलोड नहीं करूंगा। उसकी यह बात सुनकर के वो हैमर वाला बंदा और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो उसके ऊपर वापस से अटैक करना शुरू कर देता है। आओरी को समझ में नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। उसने तो माफी भी मांग ली है, वो बाद में पिटने के लिए भी तैयार है अगर वो उसके फोन को छोड़ देता है तो। बट हैमर वाला बंदा उसे बताता है कि तुम जिससे बात कर रहे हो वो तुम्हारी बहन है ही नहीं और मैं तुम्हें पीटने के लिए तुम्हारे कंटेंट की वजह से नहीं बल्कि उस फोन की वजह से आया हूँ। यह बात सुनकर के आओरी को कुछ समझ में नहीं आता, बट उसे बताने लगता है कि तुम्हारी बहन 1 महीने पहले ही मर चुकी है। यह बात सुनकर के आओरी को गुस्सा आता है, क्योंकि आओरी तो अभी अपनी बहन से ही बात की होती है। अगर वो उसकी बहन नहीं है तो आखिरकार वो है कौन। वो बंदा उसे वापस से याद दिलाने की कोशिश करता है कि उसकी बहन कुछ महीने पहले ही हॉस्पिटल में मर चुकी है। अब आओरी को फ्लैशबैक्स याद आने लग जाते हैं, जहां पे कि उसकी बहन यूएस जाने से कुछ दिन पहले ही मर चुकी थी। उसकी आंखों से खून निकलने लगा था। वो काफी ज्यादा उदास हो चुका था। वो घर के अंदर पूरे दिन बैठा रहता था और फास्ट फूड खाता रहता था। बट एक दिन जब उसने अपनी बहन को मैसेज किया तब उसकी बहन का उसके पास रिप्लाई आया और तब से ही उसे लगने लगा कि उसकी बहन जिंदा है और वो अभी यूएस के अंदर ट्रीटमेंट ले रही है और वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। उसे अपनी बहन से काफी ज्यादा प्यार है, इसलिए वो इस बात पे यकीन भी कर लेता है। बट उसी दौरान हमें उसके फोन को दिखाया जाता है जो कि उसकी बहन अकारी की शेप लेने लग जाता है स्क्रीन के अंदर। अकारी कहती है कि भाई तुम ठीक तो हो। अब आओरी जो होता है अपनी बहन के प्यार में और भी ज्यादा फंस जाता है, बट हैमर वाला बंदा उस फोन को दूर फेंक देता है अपने हैमर की मदद से और उसे तोड़ने की कोशिश भी करता है। बट शायद से वो उस फोन को नहीं तोड़ पाता क्योंकि उसके पास में इतनी ताकत नहीं है। फोन अभी सही सलामत था। फोन के अंदर से अब आकारी जो है वो मैनिफेस्ट होने लग जाती है। देख करके आओरी को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, बट वो काफी ज्यादा खुश था अपनी बहन को सामने देख करके। वो अपने घुटनों पे आ जाता है, बट तभी उसकी बहन की गर्दन जो है वो टेढ़ी होने लग जाती है और आंखों से खून आने लगता है और वो एक डिमोनिक क्रिएचर में बदल जाती है। यह देख करके हैमर वाला बंदा कहता है कि तुम्हारी बहन अब एक डिमोनिक क्रिएचर बन चुकी है, अब हमें इसे खत्म करना ही होगा वरना ये इसी दुनिया में फंस जाएगी। वो उसे बताता है कि पुराने जमाने में जितनी भी आत्माएं होती थी वो किसी कॉर्नर या किसी प्लेस को लेकर के हमेशा उनसे अटैच रहती थी, पर आज के समय इंसान जो है फोनों से काफी ज्यादा लगाव रखते हैं। तो आजकल के जितने भी भूत या स्पिरिट्स जो होती हैं अब वो फोन के साथ में अटैच हो चुकी हैं और इन्हीं भूतों को हम कहते हैं डेड अकाउंट। ये डेड अकाउंट जो है वो घोष द्वारा चलाए जाते हैं और ये फोनों के अंदर होते हैं। तुम्हारी बहन भी फोन से काफी ज्यादा अटैच थी, इसी वजह से उसकी जो आत्मा है वो फोन के अंदर ही कैद हो चुकी है और वो एक डिमोनिक क्रिएचर में बदल चुकी है। अगर हमें इसकी आत्मा को पृथ्वी पे से आजाद करना है इस दर्द से, तो हमें उसे खत्म करना होगा और इसके लिए कुछ खास वेपन भी होते हैं जो कि वो फोन के अंदर से मैनिफेस्ट कर पाते हैं। अब वो बंदा फोन के अंदर से अपने वेपन को निकालता है और उससे अकारी को मारने लग जाता है। वो अकारी को इतना ज्यादा मारता है कि अकारी का वो डिमोनिक क्रिएचर जो है वो रोने लग जाता है, वो चीख रहा होता है। ये सब होता हुआ देख के अब वहां पे आओरी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो एट द एंड उसकी बहन की स्पिरिट ही तो है।
अब वो पर्सन जो होता है वो उसे पूरे तरीके से खत्म करने के लिए एक दूसरे वेपन को समन कर लेता है। बट आओरी बीच में आ जाता है और वो कहता है कि मेरी बहन को मत मारो, प्लीज इसे जिंदा छोड़ दो, चाहे ये डिमोनिक स्पिरिट भी बन चुकी है पर तब भी मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। और यह बात सुन करके वो बंदा थोड़ा रुक जाता है। अब आओरी आगे जाता है बट उसकी बहन का जो डिमोनिक क्रिएचर होता है इतनी ही देर में खुद को पूरे तरीके से हील कर लेता है और वो हैमर वाले बंदे को अपने हैंड से दूर फेंक देता है। वो इंजर्ड हो चुका था। आओरी अब अपनी बहन के सामने होता है। वो अपनी बहन को मनाने की कोशिश करने लग जाता है कि क्यों ना वो नॉर्मल हो जाए, बट तभी उसकी बहन जो होती है वो अपने भाई को अपने मुंह के बीच में रख लेती है। यह देख कर के आओरी समझ नहीं पाता कि आखिरकार क्या चल रहा है। जब उसकी बहन ने उसको अपने मुंह के बीच में रखा था तब वो उसे खाने वाली होती है, बट उसी दौरान आओरी को यह बात याद आती है कि कैसे उसकी बहन ने उसे ये कहा होता है अगर वो मर जाती है तो उसका भाई उसके गम में अपनी जिंदगी नहीं जिएगा और वो आगे बढ़ेगा और खुद की जिंदगी खुद के हिसाब से जिएगा। जब उसे ये सारी बातें याद आती है तब वो काफी ज्यादा रोने लग जाता है और उसी दौरान उसका हाथ जो है उसके फोन के अंदर जाता है और उसके अंदर से ब्लू फ्लेम्स बाहर निकल के आती है। वो ब्लू फ्लेम्स जो है वो उसकी पावर बन चुकी। अब वो उन पावर्स का इस्तेमाल करता है और एक खूंखार सा पंच जो है अपनी बहन की स्पिरिट पे दे मारता है। उसकी बहन की स्पिरिट जो होती है अब वो पृथ्वी से जा चुकी थी, बट इतनी सारी पावर का इस्तेमाल करने के बाद में आओरी जो होता है वो अपनी ही जगह पे बेहोश हो जाता है। तभी हमें वहाँ पे दिखाया जाता है कुछ लोग आ जाते हैं। वो आओरी को बेहोश देख के हैरान होते हैं और वो हैमर वाले लड़के कुकुरो से पूछते हैं कि यहाँ पे आखिरकार हुआ क्या था। कुकुरो उन्हें बताता है कि इस लड़के ने एक ब्लू स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया जिसकी मदद से इसने अपनी ही बहन के इविल क्रिएचर को खत्म कर दिया। यह बात सुन करके वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी हैरान होते हैं और वो सोचते हैं कि हमें इसे शायद से अकेडमी लेके जाना चाहिए। अगले दिन हमें अकेडमी के अंदर दिखाया जाता है आओरी को जो कि बेहोश हो चुका होता है। वो जैसे ही जागता है वो अपने आसपास की जगह को देखता है जो कि एक होटल के कमरे जैसा लग रहा था। उसे लगता है कि वो किसी होटल के अंदर ही सो रहा है और जो कुछ भी उसने पिछले दिन देखा यानी कि अपनी बहन की इविल क्रिएचर को वो सिर्फ एक झूठा सपना था जो कि वो खत्म हो चुका है, जिसके अंदर उसने अपनी ही बहन के इविल क्रिएचर को खत्म किया होता है। बट उसकी नजर पास में ही जाती है जहाँ से आवाज आती है। वहाँ कुकुरो बैठा था। उसे देख करके वो हैरान हो जाता है और वो पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिसके ऊपर कुकुरो बताता है बल्कि तुम हमारी ही एकेडमी में आए हुए हो और तुमसे यहाँ पे थोड़ी पूछताछ होगी। यह बात सुनकर कि आओरी को गुस्सा आने लग जाता है और वो पूछता है कि आखिरकार पिछले दिन जो कुछ भी हुआ था क्या वो सब कुछ सच था, जिसके ऊपर कुकुरो बताता है हाँ वो बिल्कुल सच था। यह बात सुनकर के आओरी अपने फोन को लेता है और कुकुरो उसे कहता है अपनी बहन का अकाउंट सर्च करो। उसे अपनी बहन के अकाउंट को सर्च करने पे कुछ दिखाई नहीं पड़ता। वो पूछता है कि आखिरकार ये माजरा क्या है, जिसके ऊपर कुकुरो बताता है कि भूत लोगों का कोई अकाउंट नहीं होता, भूत लोगों ने तुम्हारे फोन को पोजेस किया था इसलिए वहां पे अकाउंट शो कर रहा था। भूत खत्म अकाउंट खत्म, अब तुम अपनी बहन से कभी बात नहीं कर पाओगे। उसकी ये बात सुनकर के आओरी काफी ज्यादा टूट जाता है, बट कुकुरो अब उसे सलाह भी देता है कि अब तुम्हें ये सारी चीजें भूल जानी चाहिए और अपनी लाइफ जीनी चाहिए। यह बात सुनकर के आओरी को याद आता है कि हाँ उसकी बहन ने भी उसे यही कहा था, अगर वो मर जाएगी तो उसे अपनी लाइफ अपने ही तरीके से जीनी चाहिए। यह बात सुनकर कि आओरी खुश हो जाता है। वो कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से जीऊंगा। उसकी ये बात सुन के कुकुरो कहता है कि तुम्हें इस तरह के नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम कितने ज्यादा दुखी हो और तुम्हें ये सब नाटक करके कुछ अच्छा मिल भी नहीं रहा है। वो खुद का नाम कुकू बताता है और वहां से चला जाता है। अब वो उसे आसपास की एकेडमी दिखाने लग जाता है जो कि किसी फैंसी होटल की तरह लग रही होती है, जो कि काफी ज्यादा महंगा है। बट उसी दौरान जब आओरी उसके साथ में पीछा कर रहा होता है और एकेडमी को घूम रहा होता है, कुकुर उसे हर एक जगह दिखाता है। आओरी काफी ज्यादा खुश होता है कि ये जो कमरे हैं ये कितने ज्यादा बड़े हैं, जिसके ऊपर कुकुरो बताता है वो एक कमरा सिर्फ एक ही पर्सन का है इस एकेडमी के अंदर। इस एकेडमी को एक हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट जैसा बनाया गया है जिससे कि लोगों की नजर यहाँ पे ना जाए और यहाँ पे लोग जो है घोस्ट को एक्सोर्सिज्म करके हटाने का काम करते हैं इस दुनिया के अंदर से। कुकू जब उसे इधर से उधर घुमा रहा होता है, एक बंदा आके रुक जाता है और वो कुकू की बेइज्जती करता है पिछले दिन को लेकर के कि वो एक स्पिरिट को एक्सोर्सिज्म भी अच्छे से नहीं कर पाया। अब दूसरी ही तरफ कुकू अपने साथियों के पास में जाता है। उधर हर कोई जो है वो पहले से ही आओरी को जानता था, क्योंकि आओरी जो है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है रेज बेटी यूट्यूबर के नाम से, और वो सभी लोग उसे हेट करते हैं। बट उनमें से एक लड़की को आओरी काफी ज्यादा पसंद आता है जिसका कि मॉमी फिगर होता है। आओरी जो होता है इधर से उधर घूमने लग जाता है, आसपास में अलग अलग तरह की वो शॉप देखता है, आर्केड देखता है और हॉट स्प्रिंग भी देखता है।
उसे लग नहीं रहा होता है कि ये किसी प्रकार की एकेडमी हो सकती है। वो इस एकेडमी को देख के काफी ज्यादा खुश था। वो हॉट स्प्रिंग के अंदर जाता है और जहाँ पे कि उसकी जितनी भी चोटें होती हैं वो उस पानी से काफी ज्यादा ठीक हो जाती हैं। उसी दौरान जब वो हॉट स्प्रिंग के अंदर होता है उसे अपनी छोटी बहन की याद आने लग जाती है, अकारी की। काश अकारी भी यहाँ पे होती, और यह बात सोच करके उसे रोना आ जाता है। बट वो हॉट स्प्रिंग के पानी से खुद के मुंह को धो लेता है जिससे कि कुकू को वो रोता हुआ दिखाई ना दे। बट उसी दौरान हमें वहां पे जैकी को आते हुए दिखाया जाता है। जैकी जो है, जैकी उन दोनों को साथ में देख के खुश होता है और अब उन दोनों को बाहर आने को कहता है। और उसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि कैसे जैकी जो है वो काफी ज्यादा खुश होता है आउरी को देख के। अब कुको से कहता है कि सर मैंने अब आपका काम कर दिया है तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ। जिसके ऊपर जैकी कहता है कि ये तुममें तो तुम्हें फन मिलना चाहिए था, आखिरकार तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो। जिसपे कुको बताता है कि मुझे ये बंदा ही पसंद नहीं है, इसलिए मुझे ये काम करने में कुछ भी अच्छा नहीं लगा। आउरी अपनी इसे तारीफ समझता है, बट दूसरी ही तरफ जैकी जो होता है वो आउरी से मिलके काफी ज्यादा खुश होता है। वो आउरी से कहता है कि तुम, मुझे लगता है कि हमारी एकेडमी में आओगी। यह बात सुनकर के आउरी हंसने लग जाता है। बट दूसरी ही तरफ कुकू जो होता है वो कहता है कि आउरी को आप एकेडमी में लेना चाहते हो, ये तो एक रेज बेटे यूट्यूबर है और ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बट दूसरी ही तरफ जैकी बताता है कि इसके पास में ब्लू फ्लेम है और ये हमारे बहुत ही ज्यादा काम आ सकता है अगर एक एग्जॉर्सिस्ट बनता है तो। आउरी पावर्स के बारे में जानना चाहता था कि आखिरकार ये पावर्स क्या होती है, उन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं। जिसके ऊपर जैकी बताता है कि ये हजारों साल पुरानी बात है जब एग्जॉर्सिस्ट इस दुनिया में एग्जिस्ट करते थे और एविल स्पिरिट्स भी। एविल स्पिरिट्स को मारने के लिए एग्जॉर्सिस्ट अपनी पावर का इस्तेमाल करते थे। बट जैसे जैसे समय बदलता गया और सोसाइटी एडवांस होती गई और टेक्नोलॉजी आई, तब घोस्ट ने फोन के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया और उन्हें डेड अकाउंट कहा जाने लगा। अब डेड अकाउंट को खत्म करने के लिए हमें भी खुद को बदलना पड़ा और हम अपनी मैजिकल पावर्स को इंचांट कर पाते अपने फोनों की मदद से, जिससे कि हम इन डेड अकाउंट के इविल स्पिरिट्स को खत्म कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि हमारे साथ में आउरी भी आए। बट आउरी वहां से जाने लग जाता है। वो बाहर आकर के देखता है कि आखिरकार वो है कहाँ पे और इस सिटी के अंदर क्या आसपास में कोई घूमने की जगह है भी या नहीं। बट उसी दौरान जैकी जो होता है वो उसके सामने आ जाता है कपड़े पहन के। वो कहता है कि आउरी आखिरकार तुम जा किधर रही हो, मुझे तो तुमसे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, तुम आने वाले समय में एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर एक्सोर्सिस्ट बन सकते हो। बट आउरी को ये सारी चीजें करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। वो साफ साफ इनकार कर देता है ये कहते हुए कि मुझे इस तरह का कोई एक्सोर्सिस्ट नहीं बनना है, मैं तो एक ड्यूटी करना चाहता हूँ जिसके वहां से मैं वापस लौटूं और आते ही खाना खा के सो जाऊं और सुबह वापस से मैं अपनी जॉब के लिए जाऊं। मुझे इस तरह की लाइफ ज्यादा पसंद है और मेरी बहन चाहती थी कि मैं इसी ही तरह की लाइफ जी। ये सब कहते हुए उसे रोना सा आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ जैकी उसकी इस तरह की बात को सुन के हैरान होता है कि 15-16 साल का बच्चा आखिरकार क्या क्या बक रहा है। बट दूसरी ही तरफ अब हमारा आउरी जो होता है वो वहां से जाने लग जाता है ये कह करके अब मैं वापस इस एकेडमी में नहीं लौटूंगा, तुम चिंता मत करो। बट जैकी उसे रोकते हुए कहता है तुम जानना नहीं चाहते कि आखिरकार तुम्हारी बहन को किसने मारा था, वो एकदम से कैसे मर गई जब वो कुछ महीनों तक बिल्कुल ही ठीक थी। अब आउरी पीछे मुड़ के गुस्से में कहता है आखिरकार पूरा माजरा क्या है, तुम मुझे बता दो। जिसके ऊपर जैकी बताता है तुम्हारी बहन बिल्कुल ठीक थी, ये बात तुम्हें भी मालूम है, तुम यूएस से जाने वाले थे बट एकदम से यूएस से जाने से पहले उसकी तबीयत खराब होने लगी और वो धीरे धीरे करके आंखों से खून के आंसू रोते हुए मर गई। क्या मैं सच कह रहा हूँ? आउरी को ये बात पता होती है कि उसकी बहन को एक रेयर डिसीज था, बस आंखों से खून आना उसे काफी ज्यादा अलग ही लगता है, बट वो उसके ऊपर कभी नजर नहीं डाल पाता। बट जब जैकी ये सारी बातें कहता है तब उसे यकीन होने लग जाता है कि शायद से उसकी बहन की मौत किसी और ही कारण से हुई है। वो हर एक चीज जानना चाहता था। वो जैकी को कहता है कि तुम मुझे बता दो कि आखिरकार मेरी बहन की मौत कैसे हुई, मैं जानना चाहता हूँ उसकी मौत का कारण। जिसके ऊपर जो जैकी होता है वो उसे एक टास्क देता है पूरा करने के लिए। वो उसे कहता है क्यों ना तुम मेरा एक टास्क पूरा करो, तुम्हें कुकुरों को मारना पड़ेगा अपनी इसी ही करंट पावर लेवल की मदद से। अगर तुम उसे पीट देते हो तब मैं शायद से तुम्हें बता दूं। बट वो उसी के ही ऊपर अटैक कर देता है। बट बीच में कोको आके उसे रोक लेता है और वो कहता है जो पीछे लड़का है यानी कि जैकी वो मेरा टीचर है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे टीचर के ऊपर इस तरह अटैक मत करो वरना ये मेरी ही बेइज्जती हो जाएगी। यह बात सुनकर के आउरी पीछे हट जाता है। जैकी उसे एक और मौका देता है, कुकू से फाइट करो और जिस भी तरीके का तुम्हें क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछो और मैं तुम्हें उसके आंसर्स दूंगा। यह बात सुनकर के आउरी जो होता है उसके लिए तैयार हो जाता है। आउरी के पास में एक अच्छा मौका होता है अपनी बहन के कातिल के बारे में सारी चीजें जानने के लिए, क्योंकि उसकी बहन की मौत बिल्कुल अलग तरीके से हुई है। वो उसे शुक्रिया अदा करता है और
तरफ वो फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। कुकू जो होता है वो अपने हैमर को बाहर निकाल लेता है, बट आओरी जो है वो जैकी पे वापस से अटैक करना शुरू कर देता है। जैकी उसके अटैक को डॉज करते हुए भागने लग जाता है। वो कहता है कि तुम्हें तो मेरे स्टूडेंट को मारना है, ना कि मुझे। अगर तुम मुझे मारोगे तो तुम इसलिए टास्क थोड़ी जीतोगे। जिसके ऊपर आओरी कहता है क्यों ना मैं सीधा मुसीबत को जड़ से ही खत्म कर दूं। अगर मैं तुम्हें पीट देता हूं तो शायद से मैं तुमसे वो सारी बातें निकलवा सकता हूं। बट पीछे से कुकुरो जो होता है उसके ऊपर हैमर से अटैक कर देता है और उसे आगे की तरफ धक्का देता है। आओरी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, बट दूसरी तरफ कुकुरो जो होता है उसे रेज बेट करने लग जाता है, ये कहते हुए कि तुम्हें पीटने से तो ज्यादा मजा मुझे तुम्हारी बहन के उस इविल स्पिरिट को पीटने में आ रहा होता है। तुम तो काफी ज्यादा कमजोर हो, क्यों ना हम तुम्हारी बहन को वापस से समन करें और उसे वापस से पीटे। उसकी ये बात सुन के आओरी काफी ज्यादा आग बबूला हो जाता है कि आखिरकार उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी छोटी बहन अकारी के बारे में ये सब बोलने के लिए। वो गुस्से में अब कुकुरो के ऊपर अटैक करना शुरू करता है। कुकुरो अपने हैमर से खुद को बचाता है। आओरी और उन दोनों की फाइट देखने के लिए आसपास के एकेडमी के सारे स्टूडेंट्स बीच में आना शुरू कर देते हैं और वो उनके ऊपर बैट लगाते हैं कि आखिरकार कौन जीतेगा। हर कोई आओरी को जानता था रेज बेट यूट्यूबर के नाम से। उन दोनों की फाइट हो ही रही होती, इसी बीच कियो कहती है ये दोनों ही काफी ज्यादा बेवकूफ है जो कि आपस में फाइट कर रहे हैं बिना किसी मतलब के। दूसरी तरफ कुकुरो जो होता है उसे वापस से चैलेंज करता है। हियो इन सब का मैच देखना चाहती थी जो कि एक मैजिकल डॉल होती है। अब डॉल के बाद में बारी आती है एक दूसरे मेंबर की जिसका नाम रेन होता है। वो इनकी वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था। दूसरी ही तरफ अब हमें दिखाया जाता है इमोतो नाम के एक लड़के को। वो इन दोनों की फाइट होने से रुकवाने की कोशिश करता है, सभी को रुकने को कहता है, बट शायद से उसकी आवाज कोई नहीं सुनता और वो उन लोगों की फाइट शुरू हो जाती है। फाइट के दौरान हमें दिखाया जाता है कि कैसे कुकुरो जो होता है वो बड़ी ही आसानी से आओरी के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। आओरी उसके अटैक को डॉज तो कर पा रहा था और डिफेंड खुद को कर पा रहा था, बट उसी दौरान उसके ऊपर इतने सारे उस हैमर के धोड़े लगते हैं कि उसे अब ये सारी चोटें हकीकत में फील होने लग जाती है। वहां पे अब हमें अलग अलग टीचर्स को स्टूडेंट्स को आते हुए दिखाया जाता है, यहाँ तक कि वहाँ की प्रिंसिपल भी आ चुकी हुई होती है। एक टीचर इस फाइट को रोकने के लिए कहता है और आओरी को यहाँ से भेजने के लिए कहता है क्योंकि ये लड़का एकेडमी के लिए अच्छा नहीं है, इसका बायोडाटा बहुत ही बेकार है। प्रिंसिपल उसका मुंह रुकवा देती है कहते हुए तुम ज्यादा मत बोलो और फाइट को देखो। दूसरी तरफ हमें कुकुरो को दिखाते हैं। कुकुरो जो होता है उसकी बेइज्जती करने लग जाता है, ये कहते हुए तुम अपनी बहन का बदला उसके कातिल से कभी नहीं ले पाओगे, तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए डरपोक। ये कहकर के वो उसके ऊपर अपने हैमर से वापस से अटैक करता है। आओरी वापस से दूर जाके गिरता है। अब वहीं कुकुरो कहता है तुम यहाँ से भाग जाओ बेटे, तुम्हारी बस की बात नहीं हमसे लड़ने की। आओरी कुछ कर ही नहीं सकता था, कुकुरो उससे काफी ज्यादा पावरफुल था, वो उससे बिल्कुल भी फाइट नहीं कर पा रहा था। उसी दौरान कुकुरो जो होता है अपने हैमर्स को समन कर लेता है काफी सारे और उससे आओरी के ऊपर हमला कर देता है। आओरी जो होता है एक जगह पे पड़ जाता है और बेहोश हो जाता है, बट जैकी बीच में आता है और जैकी आकर के उसे बताता है कि बेटा तुम एक काम करो, तुम यहाँ से खड़े हो और अपने घर के लिए निकल लो, मुझे लगता नहीं है कि तुम अपनी पावर का इस्तेमाल भी कर सकते हो। वो पूछता है कि मैं अपनी पावर का इस्तेमाल कैसे करूं। वो बताता है कि अपने फोन के अंदर अपनी पावर को इमेजिन करो और उससे अपनी पावर का इस्तेमाल करो। वो ऐसा ही करता है, वो फोन को अपने हाथ में लेता है और ब्लू कलर की फ्लेम्स जो होती है वो बाहर आने लग जाती है। उसी दौरान ये सारी फ्लेम देख करके आसपास के सभी स्टूडेंट टीचर सभी हैरान हो जाते हैं। जैकी कहता है कि शुरुआत में जब कुकुरो ने मुझे ब्लू फ्लेम्स के बारे में बताया था तो मैं भी काफी ज्यादा हैरान था कि वाकई में क्या सच में कोई इंसान इस तरह की डिमोनिक फ्लेम को अपने साथ कैरी कर सकता है। बट वो आओरी को देख करके काफी ज्यादा घबरा जाते हैं जितने भी एक्सोर्सिस्ट वहाँ पे होते हैं। आओरी जो होता है उन ब्लू फ्लेम्स का इस्तेमाल करते उन्हें छूने की कोशिश करता है। उसी दौरान वो अपने पाँव पे उन फ्लेम का इस्तेमाल करता है, उसकी स्पीड जो है काफी गुना बढ़ जाती है। वहाँ के काफी सारे टीचर्स भी उसकी उस स्पीड को देख नहीं पाते हैं, यहाँ तक कि जैकी भी। अब उस स्पीड का इस्तेमाल करते हुए तेज तो हो चुका होता है, बट आओरी उस स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से वो बार बार कुकुरो के आसपास ही भागता रहता है और एक पंच का इस्तेमाल करके उसके फेस के ऊपर एक कट लगा देता है। बट उसी दौरान कुकुरो को गुस्सा आ जाता है, वो उसके ऊपर अपने हैमर से अटैक तो करता है बट कोई भी अटैक उसके लग नहीं रहा था क्योंकि उसकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज हो चुकी हुई होती है। कुकुरो को गुस्सा आने लग जाता है, वो अपने हैमर के साइज को काफी गुना बड़ा कर लेता है और जमीन में अपना हैमर देके मारता है, जिससे कि उसकी पूरी स्पीड जो होती है वो खराब हो जाती है क्योंकि प्लेटफॉर्म टूट चुका होता है। और अब काफी ज्यादा आओरी डर चुका था कि अगला हैमर उसके ऊपर आकर लगेगा, बट बीच में जैकी आ जाता है और वो कुकुरो को रोक लेता है। कुकुरो माफी मांगता है और कहता है आओरी मुझे माफ कर देना, मैं ज्यादा ही अपने इमोशन में बह गया था। बट दूसरी ही तरफ आओरी जो होता है वो जैकी से कहता है कि मैं माफी मांगता हूँ, तो मुझे सब कुछ बताओ, मैं इस एकेडमी को ज्वाइन करना चाहता हूँ। यह बात सुनकर के जैकी जो होता है उसे एक पेंडेंट देता है, ये कहते हुए कि अब से तुम हमारी मेडन एकेडमी के एक स्टूडेंट हो
और अब कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है कि कैसे जैकी उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें कुछ एग्जॉर्सिस्ट जो होते हैं वो एक बिल्डिंग में जाते हैं जिधर की डेड अकाउंट के होने का पता चला था। और उसी दौरान वो एक मरे हुए मृतक को देखते हैं। उसके फोन के अंदर से एक आत्मा बाहर निकल के आती है। इसी वजह से एक एग्जॉर्सिस्ट जो होता है अपने फोन से उस आत्माओं के बारे में डाटा कलेक्ट करने की कोशिश करता है, बट उसका डाटा उसके अकाउंट में होता ही नहीं है। इस वजह से वो सभी लोगों को भागने को कहता है, बट वो डेड अकाउंट जो होता है वो एक एक करके उन सभी लोगों को खत्म कर देता है और उनकी आंखों से लाल कलर का पानी ही बहता है। और इस अकाउंट को दिल टूटा आशिक कहते हैं। दिल टूटा आशिक जो है जिस किसी को भी मारता है उसकी जो लाइफ फोर्स है वो पूरे तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो कोई भी उसके अटैक की वजह से मारा जाता है तब उसकी आंखों से लाल कलर का पानी यानी कि खून निकलता है। इसी प्रकार का खून जो है वो आओरी की बहन की बॉडी में से निकला था। और इस तरीके का जो अकाउंट है ये ऐसे लोगों को ही अट्रैक्ट खुद की तरफ कर पाता है जिनको कि इस पृथ्वी से काफी ज्यादा लगाव होता है। आउरी समझ चुका था कि उसकी बहन यहाँ पे मरना नहीं चाहती थी, वो पृथ्वी पे उसके साथ जीना चाहती थी। इसी वजह से उसकी भी हालत ऐसी हो गई है। वो जानना चाहता है कि आखिरकार ये दिल टूटा आशिक उसे मिलेगा किधर, उसे उसको खत्म करना है। बट दूसरी तरफ जैकी बताता है ये जिस ब्लू फिल्म का इस्तेमाल कर रहा है, ये ब्लू फिल्म का इस्तेमाल करते हुए लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब कर पाता है। यही सेम एनर्जी तुम्हारे पास में भी है। अगर तुम इस एकेडमी में नहीं आते तो बाकी के टीचर्स जो हैं वो तुम्हें टॉर्चर करते और तुम्हें यहीं पे कैद कर लेते, क्योंकि पता नहीं क्या तुम आगे चल के हमारे दुश्मन बन जाते। इसी वजह से यह बात सुनकर कि आओरी जो होता है वह काफी ज्यादा खुश होता है कि इस बार उसने कोई सही फैसला लिया इस एकेडमी को ज्वाइन करके। उसी दौरान अब हमें दिखाया जाता है कि कैसे आओरी के पीछे जो है वो जैकी के सभी स्टूडेंट्स आ जाते हैं। वो एकदम से ही उसके पीछे आते इसलिए वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। जैकी ने उन्हें ऑर्डर दिया होता है कि तुम्हें आओरी का खास ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इसके पास में डिमोनिक फ्लेम है। डिमोनिक फ्लेम की वजह से जितने भी एग्जॉर्सिस्ट हैं उन सभी की लाइफ फोर्स जो है वो डिमोनिक फ्लेम एब्जॉर्ब कर लेता है और वो कभी भी मर सकते हैं। कुकुरो कहता है अपनी फ्लेम्स का इस्तेमाल तुम इस अकेडमी में नहीं कर सकते हो वरना हमारी जान को खतरा हो सकता है। अब यहाँ पे हमें ये चीज दिखाई जाती है कैसे कुकुरो और एक लड़की जो कि रियो होती है वह दोनों ही इसके खिलाफ काफी ज्यादा ही अपनी सोच रखते हैं, बट बाकी के जो स्टूडेंट होते हैं वो उससे काफी ज्यादा फ्रेंडली होते हैं और एक साथ फोटो भी क्लिक करवाने को कहते हैं। दूसरी तरफ रियो जो होती है वो भी काफी ज्यादा उससे फ्रेंडली बिहेवियर के साथ में बात कर रही थी। कुकुरो काफी ज्यादा अलग था बट वाकई में वो भी एक बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान है। हियो ये सारी बातें आओरी को बताती है। आओरी जो होता है उनके साथ में फोटो क्लिक करने के लिए मान जाता है क्योंकि उसे जो डॉल है काफी ज्यादा क्यूट लगती है। वो डॉल हमें भी काफी ज्यादा क्यूट लगती है और इस डॉल के लिए क्यों ना आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब वो एक साथ में फोटो क्लिक करवाते हैं, बट दूसरी तरफ जैकी जो होता है वो कहता है क्यों ना मैं तुम सभी को एक टास्क दूं, आने वाले टाइम के अंदर तुम सभी एक टीम की तरह वर्क करोगे इसलिए तैयार रहना, टास्क तुम्हारे पास कभी भी आ सकता है। अब वो आओरी को एक जगह पे लेके जाता है जहाँ पे कि उसकी पावर लेवल को चेक किया जाएगा। वो उसे वहाँ पे चैलेंज करने को कहता है सामने वाली मशीन को। सामने वाली मशीन जो है वो दो तरह की स्पिरिट्स को बाहर निकालेगी और उन्हें उस स्पिरिट्स को खत्म करना होगा। ये काफी ज्यादा आसान है, उसे इसमें अपने फोन का इस्तेमाल करना पड़ेगा एनर्जी को सर्कुलेट करने के लिए। वो तैयार हो जाता है। अब जैकी उन स्पिरिट्स को बाहर निकालता है। जैसे वो स्पिरिट बाहर आती है वो टॉल और मस्कुलर बॉडीज होती हैं और वो पूरी दो स्पिरिट्स होती हैं जिन्हें देख करके किसी के भी पसीने निकल सकते हैं। बट आओरी जो होता है उनसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। जैकी उसे कहता है कि तुम मुझे लग रहा है इन्हें खत्म जरूर से कर दोगे। अब आओरी जो होता है वो अपने फोन के अंदर से अपने ब्लू फ्लेम्स को समन करता है। जैसे उसकी फ्लेम्स बाहर आती है वो उन दोनों स्पिरिट्स को खत्म तो कर देता है। जैकी काफी ज्यादा खुश भी था। अब आओरी को वो और भी ज्यादा चैलेंज करने को कहता है, बट आओरी उसी जगह पे बेहोश हो जाता है। वो जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाता है वो नीचे गिर जाता है। उसका कारण ये होता है कि उसका फोन 0% पे आ चुका होता है, यानी कि उसके फोन की बैटरी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। जैकी बताता है कि किसी भी एग्जॉर्सिस्ट की पावर जो है वो उसके फोन के बैटरी के लेवल से ही दिखती है। अब वहीं दूसरी तरफ आओरी की आंखें खुलती है। जैसे वो अपनी आंखें खोलता है तब वो खुद को डाइनिंग टेबल पे पाता है। खड़ा होकर वो पूछता है कि आखिरकार इतनी ही जल्दी रात कैसे हो गई, जिसके ऊपर अब जैकी बताता है जब भी किसी भी एग्जॉर्सिस्ट की बैटरी खत्म हो जाएगी फोन की तब वो बेहोश हो जाएगा और उसके बेहोश होने के बाद में वो 5 घंटे बाद उठेगा। इन 5 घंटों में कुछ भी हो सकता है, उसकी मौत भी हो सकती है। तो तुम्हें अपनी पावर लेवल को इस तरीके से मैनेज करना पड़ेगा जिससे कि तुम स्पिरिट्स को खत्म कर सको, वरना एट द एंड तुम ही खत्म हो जाओगे। तुम अपनी बहन का बदला कभी नहीं ले पाओगे। ये सारी बातें वो आओरी को बताता है। आओरी डरने लग जाता है कि अगर उसके फोन की बैटरी खत्म तो उसका खेल खत्म। जैकी उसके ऊपर अब एक और बॉम्ब गिर देता है, ये कहते हुए तुम इस एकेडमी में एक तरीके से स्टूडेंट तो बन चुके हो, बट अगर तुम्हें एक ऑफिशियल स्टूडेंट बनना है तो तुम्हें एक टास्क को पूरा करना पड़ेगा। जिस तरीके की स्पिरिट से तुमने थोड़े समय पहले फाइट की थी उसी तरीके की तुम्हें 100 और स्पिरिट से फाइट करना पड़ेगा। तुम्हारा टारगेट 100 स्पिरिट्स का
है, उन्हें खत्म करोगे तभी तुम इस अकेडमी में आ पाओगे, वरना तुम्हें बाकी के टीचर्स और स्टूडेंट्स जो हैं वो मारने की फिराक में हैं, क्योंकि तुम उसी डिमोनिक फ्लेम को कैरी करते हो जो कि वही दिल टूटा आशिक करता है। तो उन्हें डर बना हुआ है कि कब तुम उनके खिलाफ हो जाओ और उन्हें खत्म कर दो, इसी वजह से वो तुम्हें मारना चाहते हैं। बट तुम्हें यहाँ का स्टूडेंट बनना पड़ेगा, तुम्हें 7 दिन का मौका दिया जाता है। यह बात सुनकर के आओरी की हंसी मानो जैसे कि गायब ही हो जाती है। कॉरिडोर के अंदर जब सभी लोग अपने कमरे में जा रहे थे तो आओरी कुको से पूछता है कि उसका कमरा कौन सा है, जिसपे कुकुरो बताता है कि वो उसी के ही साथ में सोएगा। वो एक टिकिंग बॉम्ब है और वो उसे एकेडमी में ऐसे खुला तो छोड़ नहीं सकते हैं, इस रखने के लिए उसको रखा गया है। यह बात सुन के आओरी जो होता है ऐसा लगता है कुकुरो को कि वो डिससेटिस्फाई होगा, बट ऐसा नहीं होता है। वो उसे शुक्रिया अदा करता है और जब वो ऐसा करता है तो कुकुरो के जो चेहरे पे स्माइल थी वो एकदम से गायब हो जाती। वो हैरान था कि आओरी जैसा बंदा ऐसे कैसे झुक सकता है, वो भी अपने सर को नीचे करके, जिसके ऊपर आओरी बताता है कि मुझे खुद की डिग्निटी से ज्यादा प्यार है खुद की बहन के विलन से बदला लेना, और मैं ये सब करना चाहता हूँ, तो मुझे ताकतवर बनने में मेरी मदद करो। मैं अपनी ताकत को कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ ये सब तुम मुझे सिखा दो। जिसके ऊपर कुकुरो बताता है कि मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, अगर तुम मुझसे ये रिक्वेस्ट नहीं भी करते तब भी मैं तुम्हारी मदद करता। अब वो उस दिन की बात बताता है जिस दिन वो प्रैक्टिस करते हुए बेहोश हो गया था। जैकी ने जो है कुकुरो को एक टास्क दिया होता है कि आओरी को ट्रेनिंग दे, क्योंकि आओरी उन्हीं की ही टीम में आएगा और उन्हें उसकी हर एक तरीके से मदद करनी है। अगर ये करने में कामयाब हो पाता है तो खुद की भी ताकत को अच्छे से स्ट्रेंथिंग कर पाएगा। यह बात सुनकर के आओरी जो होता है वो कुकुरो के साथ में अपने दिन की शुरुआत करता है। रात के समय वो एक साथ सोते हैं, सुबह एक साथ ब्रुश करते हैं और इसी प्रकार से उसकी ट्रेनिंग रोजाना के तौर पे हो रही होती है। धीरे धीरे करके वो अपनी बैटरी का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता। जब भी वो मैजिक पावर का इस्तेमाल करता है उसकी बैटरी जल्द ही लो हो जाती है। वो अपनी पावर का फुल इस्तेमाल शुरुआत के कुछ ही मिनट के अंदर कर लेता है। यह सारी चीजें कुकुरो से बता रहा होता है कि तुम्हें अपनी पावर को कंट्रोल करना सीखना होगा, जिससे कि तुम अपनी पावर का ज्यादा समय तक इस्तेमाल कर सको। कुकुरो की बात जो है वो आओरी के भेजे में थोड़ी थोड़ी करके घुसने लग जाती है। अब वो अपने मैजिक पावर का इस्तेमाल बैटरी के हिसाब से करता था और धीरे धीरे करके उसका किल काउंट बढ़ रहा होता है, बट वो जल्द ही बेहोश भी हो जाया करता था क्योंकि उसकी बैटरी जल्दी ही डिस्चार्ज हो जाया करती थी। हर कोई उसकी फाइट को रोजाना के तौर पे देखने आया करता था क्योंकि वो किस प्रकार से प्रोग्रेस कर रहा है। 2 दिन के अंदर अपनी 50% पावर का इस्तेमाल करना कोई भी ऐसा नहीं कर पाया है। धीरे धीरे करके अब आओरी के किल काउंट भी बढ़ रहे होते हैं। एक दिन तो वो काफी सारा खाना और कैफीन वाली चीजें खाता है जिससे कि वो अगले दिन सो ना सके, बट वो वापस से सो जाता है, बट उसके किल काउंट बढ़ रहे होते हैं। धीरे धीरे करके उसके किल काउंट काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। आसपास के जितने भी उसके साथी होते हैं ये देख करके हैरान होते हैं कि इतनी जल्दी आओरी कैसे प्रोग्रेस कर पा रहा है। अब उसके किल काउंट जो होता है वो टोटल 49 तक पहुंच चुका होता है। जिस दिन उसने 49 का अपना किल काउंट किया होता है उस दिन सभी लोग खुश होते हैं। सबको ऐसा लग रहा होता है कि आओरी जो है वो जल्द ही अपने रिकॉर्ड को तोड़ देगा और वो 100 किल काउंट तक भी पहुंच सकता है। बट कुकुरो बताता है कि आओरी ऐसा कभी नहीं कर सकता है क्योंकि वो कभी भी अपनी इस चीज को लेके स्ट्रिक्ट हुआ ही नहीं है। वो उसे बता देता है कि अगर वो सच में ये टेस्ट पास नहीं कर पाएगा तो वाकई में इसे टॉर्चर किया जाएगा या मार दिया जाएगा। यह बात सुनकर के आओरी तो काफी ज्यादा डर जाता है और वो बात करता है कि वो अपने घर जाना चाहता है। उसकी बात सुनकर कुकुरो को लगता है कि आओरी इस बार वाकई में डर चुका है, बट आओरी उसे बताता है नहीं, मैं डरा नहीं हूँ, मैं घर पे जाना चाहता हूँ इसलिए क्योंकि मैं गेट खुला छोड़ के आ गया था और वहाँ पे मेरी बहन की आखिरी निशानियां हैं जो कि मैं वापस लाना चाहता हूँ। यह बात सुनकर कि कुकुरो को लगता है कि ये किसी तरीके का मजाक होगा। ये घर पे भागना चाहता है क्योंकि डर चुका है। वो उसे जाने का मौका दे देता है। अब हमें दिखाया जाता है 7वें दिन। 7 दिन पूरे हो चुके होते हैं और टेस्ट का दिन आ चुका होता है। सभी लोग आ गए थे। आओरी भी वहीं पे प्रेजेंट होता है। आओरी की फाइट देखने के लिए अकेडमी के ज्यादातर बच्चे और टीचर आए हुए होते हैं। टीचर तो ये तक बात करते हैं कि हम इसे कौन सी सजा दे सकते हैं जो कि इसके लिए काफी ज्यादा खतरनाक होगी। सभी लोग आओरी अपने फोन के अंदर से अपने मैजिक पावर को समन कर लेता है ब्लू फ्लेम। एक एक करके वो अपने किल काउंट बढ़ाने लग जाता है। धीरे धीरे करके उसकी बैटरी 28 तक आ जाती है। वो बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला होता है इस मैच के अंदर। यह देख करके उसके साथी उसकी फिक्र करने लगते हैं, बट कुकुरो जो होता है वो चिल्लाते हुए कहता है, लड़के तेरे बस की बात नहीं है, तू यहाँ पे बस मारा जाएगा, तो क्यों ना तू अभी से ही हार मान ले। अपनी बहन की तरह तू भी इस दुनिया को छोड़ दे। ये जगह तेरे काम की नहीं है, तू यहाँ पे बस एक लाफिंग स्टॉक बनने के लिए आया है। इस तरह की उसकी जितनी भी बातें होती हैं सुन करके उसके साथी कहते हैं, कुकुरो आखिरकार ये क्या बोल रहा है। बट बाकी के टीचर और बच्चे जो होते हैं वो कुकुरो की साइड लेते हैं और वो भी यही सारी चीजें कहने लग जाते हैं जो कि कुकुरो कह रहा होता है। और वो सभी लोग कहते हैं आओरी को हार जाना चाहिए, वो इस अकेडमी के लायक नहीं है। बट दूसरी तरफ आओरी जो होता है सभी जितने भी सामने स्प्लिट होती है उन्हें खत्म करना शुरू कर देता है। उसे फ्लैशबैक याद आता
है। जो शुरुआत में उसने वीडियो बनाना शुरू किया था उसे वाकई में काफी ज्यादा डर लग रहा होता है, क्योंकि हेट कमेंट जो होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं, जिसके अंदर उसे मारने की धमकी आई हुई होती है। बट जब वो अपनी बहन की तबीयत देखता है, जब वो खूनों की उल्टियां कर रही थी, तब वो खुद को समझाता है कि ये सब मुझे करना होगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। धीरे धीरे करके जितने भी हेट कमेंट होते हैं वो उसकी एनर्जी की ताकत बन जाते हैं। इसी प्रकार से अभी के समय हमें दिखाया जाता है आओरी जो होता है वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहा होता है। जितना भी गुस्सा उसे उन लोगों की वजह से आ रहा होता है, उसकी एनर्जी पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी हुई होती है। आओरी जो होता है वह पूरे 100 किल काउंट तक पहुंच चुका था। सभी लोग हैरान होते हैं। वहीं जैकी को पता होता है कि कुकुरो ने जानबूझकर के ऐसा किया था। पहले से कुकुरो जानता है जब कभी भी अगर आओरी गुस्से में आता है तब वो अपनी पावर को और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकता है। जैकी जो है वो काफी ज्यादा खुश है कि कुकुरो ने यहाँ पे अपना दिमाग लगाया, बट दूसरी ही तरफ एक जो उनमें से टीचर होता है वो उस मशीन को और भी ज्यादा लेवल पे सेट कर देता है। सो के बाद में जितनी भी स्पिरिट्स होती हैं उनका लेवल पहले वाले स्पिरिट से काफी ज्यादा ताकतवर होता है। उसके बावजूद भी अब हमें दिखाते आओरी जो है वो काफी ज्यादा बिजर्क हो जाता है और वो जोर से चिल्लाते हुए उन स्पिरिट्स को खत्म करने लग जाता है। धीरे धीरे करके वो 161 स्पिरिट्स को खत्म कर देता है। 161 स्पिरिट जो है ये आज तक का सबसे हाईएस्ट किल काउंट होता है। यह देख करके हर एक बच्चा हैरान होता है, यहाँ तक कि टीचर और प्रिंसिपल भी, क्योंकि आज तक इस रिकॉर्ड तक कोई भी नहीं पहुंचा है। अब आओरी से उन सभी को बहुत ही ज्यादा उम्मीदें लग चुकी हुई होती है। क्लासेस शुरू हो जाती है जहाँ पे कि आओरी को जो है मैथ की क्लासेस भी अटेंड करनी पड़ती है। आओरी का दिमाग जो है वो चकरा जाता है, उसने कभी मैथ नहीं पढ़ी हुई होती है। बट दूसरी तरफ रेन जो होता है उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो उसे कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें हर एक चीज के अंदर मदद करूंगा। डॉल जो होती है वो कहती आओरी अच्छा है तुमने टेस्ट पास कर लिया, तुम बच गए हो। यह सुनते ही आओरी कहता है कि हाँ कुकुरो ने मेरी मदद की थी, कुकुरो अगर मेरी मदद नहीं करता तो शायद से मैं वाकई में टेस्ट में फेल हो जाता और मैं भी तुम लोगों के सामने नहीं होता। इसलिए वो कुकुरो को अच्छे से थैंक्स करने के लिए पीछे मुड़ता है। बट कुकुरो जैसे उसकी तरफ देखता है तब उसे याद आता है कि पिछले दिन ये कैसे बिसर्क होके हंस रहा था। वो कहता है तुम कितने ज्यादा क्रीप हो। बट दूसरी ही तरफ हमें दिखाया जाता है उसी गॉथ गर्ल को। गॉथ गर्ल जो होती है वो कहती है तुम दोनों के पास में ऑफेंसिव टाइप का मैजिक है और तुम दोनों ही मुझे काफी ज्यादा अजीब लगती हो। कुकुरो को अब उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है गॉथ गर्ल के ऊपर। वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे आओरी की ही स्टैंडर्ड में रखने की, तुम अपनी बात वापस लो वरना मैं तुम्हें यहाँ पे जीने नहीं दूंगा। उन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है तो जैकी वहां पे पहुंच जाता है। जैकी गेट खोल के देखता है कि अभी तक ये दोनों लड़ रहे हैं। आओरी से पूछता है कि आखिरकार मैटर क्या है, वो उसे बता देता है। जिसके ऊपर जैकी कहता है अच्छा तो तुम तीनों की अच्छे से बन नहीं रही है तो क्यों ना मैं तुम तीनों को ही एक सेम टास्क पे भेजूं। यह बात सुनकर के तो उन तीनों के ही होश उड़ जाते हैं। ये तीनों ही सेम टास्क पे जाने वाले हैं। जिसके ऊपर जैकी बताता है कि हाँ टीम वर्क एक तुम तीनों में होना चाहिए। इसलिए उन्हें रात के समय एक इलेक्ट्रॉनिक मार्ट के बाहर बुलाता है। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉनिक मार्ट के पास में आते हैं तब उन्हें अपनी तरफ बढ़ते हुए दो लोग दिखाई देते हैं। उन दो लोगों में से एक काफी ज्यादा सुंदर था जिसके की ब्लॉन्ड हेयर होते हैं। ब्लॉन्ड हेयर मैन जो होता है वहां पे आके बताता है कि तुम्हारा टास्क इस इलेक्ट्रॉनिक मार्ट के सामने होने वाला है। उस इलेक्ट्रॉनिक मार्ट के अंदर हमें काफी सारे घोस्ट की एनर्जीज फील हुई है। बट वहीं दूसरी तरफ आओरी पूछता है कि आखिरकार ये बंदा कौन है। जिसके ऊपर वो ब्लॉन्ड हेयर वाला बंदा खुद को जैकी बताता है। जैकी ने सिर्फ अपना भेस बदला होता है यहाँ पे आने के लिए और उसे देख करके तो ये दोनों ही हैरान हो जाते हैं। अब जैकी आगे की बातें बताने ही लगता है कि उसी समय वहाँ पे हमें कुछ सिविलियन को आते हुए दिखाते हैं। वहाँ पे 3 यंग गर्ल आती हैं और वो जैकी को ले जाना चाहती थी अपने साथ में पार्टी करने के लिए। वो उसको राइड करना चाहती थी। जैकी शुरुआत में तो मना करने लग जाता है बट उनके पास में जब वो भौतिक चीजें देखता है तब उनकी तरफ वो काफी ज्यादा अट्रैक्ट होने लगता है और उन्हीं में से एक लड़की जो होती है वो उसे अपने बिग जूसी मिल्क जार्स भी दिखाती है। देख करके वो उसकी तरफ काफी ही ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है और वहां से चला जाता है। अब हमें दिखाते हैं जैकी की जो सेक्रेटरी होती है वो अभी भी वहीं पे होती है। वो इन तीनों को समझाती है कि उसे गाली देने की कोई जरूरत नहीं है, वो ऐसा ही है। मैं अब तुम्हें आगे का टास्क समझा देती हूँ। इस इलेक्ट्रॉनिक मार्ट के अंदर अलग अलग प्रकार के अकाउंट है। अब उन लोगों को एक से ज्यादा डेड अकाउंट से फाइट करनी है। आओरी पूछता है कि एक ही जगह पे हमें इतने सारे डेड अकाउंट कैसे मिल सकते हैं। जिसके ऊपर सेक्रेटरी जो होती है वो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए उसे बताती है एक जगह पे काफी सारे डेड अकाउंट हमें इसलिए मिलते हैं क्योंकि हमेशा जो डेड अकाउंट होते हैं वो खुद को चार्ज करना चाहते हैं। अगर वो एक ही इलेक्ट्रॉनिक फोन के अंदर रहेंगे तो वो भी एक दिन जाकर डिस्चार्ज हो जाएंगे। वो खुद को चार्ज करने के लिए एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के अंदर जंप करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक मार्ट जो है वो उनके लिए काफी ज्यादा अच्छी जगह है क्योंकि यहाँ पे काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं। बट उसी दौरान हमें दिखाया जाता है उन तीनों की आपस में नहीं बन रही होती है। लड़की जो होती है वो कहती
है, आखिरकार आप लोगों ने मुझे इन दोनों के साथ में क्यों रखा है? तुम्हें पता ही है ये दोनों कितने ज्यादा बेवकूफ हैं। अगर मैं इनके साथ में रहूंगी तो मेरी एडवांसमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगी। कुकुरो जो होता है उसे बताने की कोशिश करता है कि वो हम दोनों को इस प्रकार से ना बोले, बट दूसरी ही तरफ आओरी जो होता है वो कहता है, अरे अरे तुम गोदगल मेरी बात तो सुनो, तो मुझे आओरी यानी कि कुकुरो से क्यों कंपेयर कर रही हो? अब कुकुरो को गुस्सा आता है क्योंकि ये आखिरकार मुझे समझ क्या रखा है। बट दूसरी तरफ वो लड़की जो होती है अपनी फोन की तरफ देखते हुए कहती है, इस प्रकार तो मैं लेट हो जाऊंगी, मुझे मेरे फेवरेट के पॉप स्टार और स्ट्रीमर से बात भी तो करनी है। अगर मैं इन दोनों के साथ मिशन करूंगी तो ये मिशन पता नहीं कब जाके खत्म होगा, या पता भी नहीं खत्म होगा भी या नहीं, या मैं मर जाऊंगी। मुझे अपने सुपरस्टार से मिलना है, अगर हो सके तो अगली बार मुझे तुम इन दोनों से बिल्कुल अलग रखना। बट दूसरी तरफ सेक्रेटरी बताती है, तुम्हें जल्द से जल्द अपने मिशन के लिए निकलना पड़ेगा, तुम्हें अपने मिशन को इसको पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मार्ट के अंदर हमने पहले ही पूरी जगह खाली करवा दी है यहाँ के मालिक से बात करके, इसलिए तुम्हें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी इलेक्ट्रॉनिक मार्ट के अंदर डेड अकाउंट से फाइट करने में। तो तुम अपनी पूरी कोशिश करना, और मैं पहले ही बता देना चाहती हूँ तुम तीनों का ये एक साथ पहला टीम मैच होने वाला है। अब वो लोग इलेक्ट्रॉनिक मार्ट के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉनिक मार्ट के अंदर जाते हैं पूरी जगह उन्हें खाली दिखाई देती है। खाली जगह देख करके उन्हें लगता है कि उन्हें फोन चलाना चाहिए, बट दूसरी ही तरफ आओरी जो होता है सामने देखता है और कहता है कि अब हम लोगों को यहाँ पे करना क्या है, तुम मुझे ये बताओ। गोदगल जो होती है कहती है कि मुझे मेरे फेवरेट स्टार से मिलना है, इसलिए हमें इस मिशन को जल्दी कंप्लीट करना होगा। वो आगे बढ़ने लग जाती है, बट इसी दौरान आओरी को सामने एक घोस्ट दिखाई देता है और उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा होता है। वो गोदगल के बगल में होता है, बट गोदगल जो होती है उसकी प्रेजेंस को नोटिस कर लेती है और वो जल्द से अपने फोन को आगे करती है और उसके अंदर से अपने मैजिक पावर को बाहर निकालती है। उसका हाथ एक गन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि बहुत ज्यादा क्रीपी था दिखने के अंदर। वो गम जैसी पावर होती है जिससे कि वो घोस्ट को कैच कर लेती है। आओरी जो होता है यह देख करके काफी ज्यादा हैरान होता है कि इसकी पावर ये है, जिसके ऊपर कुकुरो बताना शुरू करता है कि जैसा कि तुम देख सकते हो गोदगल जो है उसकी पावर काफी ज्यादा क्रीपी है, क्योंकि गोदगल खुद क्रीपी है। वो एक ऐसे मॉडल को फॉलो करती है जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और वो उससे काफी ज्यादा प्यार करती है और वो हमेशा उसके बारे में सोचती रहती है। वो उसके अकाउंट को पूरे तरीके से स्टॉक करती है, उसकी आंखों के अंदर तक देखती है कि उसके फ्लैश के अंदर से वो देख सके कि उसके सामने कौन है। इसी प्रकार से उसे उस लड़की से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़की बहुत ही ज्यादा क्रीपी है और पता नहीं कब किसके साथ क्या कर बैठी। वो एक ऐसी पर्सन से प्यार करती है जो कि ऑनलाइन है। उसकी यह बात सुनकर कि आओरी जो होता है काफी ज्यादा डर जाता है, बट गोदगल चिल्लाते हुए कहती है कि तुम मेरा मजाक मत बनाओ, मैं जिस लड़की से प्यार करती हूँ उससे हर कोई प्यार करता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा फेमस है और मुझे उसकी स्ट्रीम के ऊपर चैट भी करना है अपने पैसे लगा करके। और वैसे भी मैं ये काम नहीं करती अगर मेरे पास पैसे होते, बट मुझे यही काम आता है इसलिए मुझे ये करना पड़ रहा है। उन दोनों के बीच में झगड़ा होने लग जाता है, बट गोदगल तो अपना ऑरा फार्म कर रही होती है। उसी दौरान अब हमें दिखाया जाता है कि किस प्रकार से आओरी जो होता है वो उन दोनों की पावर को देखता है। उसे यकीन आ जाता है कि ये दोनों उससे काफी ज्यादा शक्तिशाली हैं। अब उसे पता चलता है जिस प्रकार का पर्सन होता है और वो फोन के अंदर जो भी चीजें सर्च करता है उसकी पावर वैसी ही बनती है। तो आप लोगों की क्या पावर हो सकती है अपना कमेंट करके जरूर बताना। आओरी जो होता है ये देख करके काफी ज्यादा हैरान है कि ये दोनों मिल करके आसपास के जितने भी डेड अकाउंट हैं उन्हें एक साथ खत्म कर रहे होते हैं। ये दोनों चाहे कितना भी झगड़ ले, बट इनका जो टीम अप है वो काफी ज्यादा अच्छा है और यूनिक है। वह ये देख करके काफी ज्यादा खुश होता है। गोदगल आओरी को दूर हटने के लिए कहती है क्योंकि उनके बीच में अड़चन बन रहा है। वहीं दो लोग जो होते हैं वो अब उस मार्ट के अंदर घुस जाते हैं। वो जैसे ही घुसते हैं तब वो कहते हैं इधर तो कोई भी नहीं है, ये जगह तो जन्नत है, हम यहाँ पे जितना मर्जी सामान जो है वो चुरा सकते हैं जिससे कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन सुधर जाएगी। बट उसी दौरान एक आदमी को एक हाथ ऊपर से खींच लेता है। यह देख करके उसका दूसरा दोस्त हैरान होता है और वो सामने देखता है, सामने एक बहुत बड़ा घोस्ट जो होता है उसके साथी को ऊपर की तरफ उठा रहा होता है और वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। दूसरी तरफ गोदगल जो होती है वो एक एक करके काफी सारे डेड अकाउंट को पकड़ लेती है, वो भी अपनी मशीन गन की मदद से जो कि गम की बनी हुई होती है। वो उसे मारते हुए यह देख रही होती है कि उसका क्या अभी भी स्ट्रीमर ऑनलाइन आया है या नहीं आया है। अभी तक वो ऑनलाइन आया नहीं होता है और उसे अपने सुपर चैट भेजने होते हैं, क्योंकि अगर वो सुपर चैट नहीं भेजेगी तो उसका वो सुपरस्टार उसे भूल जाएगा। वहीं वो अब धीरे धीरे करके सभी डेड अकाउंट को खत्म करने लग जाते हैं। उनका टीम वर्क जो होता है वो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से वर्क कर रहा होता है, बट वो उसी दौरान एक दूसरे की बेइज्जती भी कर रहे होते हैं। बट उसके बावजूद भी उनका टीम वर्क अभी तक अच्छे से बैठा हुआ होता है। यह
यह देखकर कि आउरी काफी ज्यादा हैरान होता है कि ये दोनों आपस में चाहे कितना ही झगड़ ले, इन दोनों के बीच में जो टीम अप है वो कभी भी बिगड़ता नहीं है। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे अपनी लाइफ को लाइन पे रख करके फाइट करनी पड़ती है, चाहे हमारे रिलेशन एक दूसरे से कितने ही ज्यादा खराब हो, चाहे अच्छी क्यों ना ही हो। सामने आने वाले जितने भी डेड अकाउंट होते हैं वो उन सभी को खत्म कर चुके होते हैं, यानी कि अभी तक इस मार्ट के अंदर के आधे से ज्यादा घोस्ट खत्म हो गए थे। बट उनका ध्यान अब एक स्पिरिट के ऊपर जाता है। वो स्पिरिट जो होती है वह उनके पास में देखते हैं दो इंसानों को पकड़ के रखी हुई होती है और धीरे धीरे करके वो उनको मार रही होती है। इसी वजह से अब गोद गर्ल जो होती है उसे पकड़ लेती है। बट दूसरी ही तरफ वह स्पिरिट जो होती है वह खुद को आजाद कराते हुए चिल्लाने लगती है, मुझे किसने मारा। वो पीछे मुड़ के देखती है तो 3 लड़के उसे दिखाई देते हैं, बट वो अपने हाथ में पकड़े हुए इंसान को खत्म कर देती है। कुकुरो समझ चुका था ये स्पिरिट जो है वो एक लाइट स्पिरिट है, यानी कि ये खतरनाक है, हमें इससे दूर भागना पड़ेगा। वो स्पिरिट जो होती है वो उन्हें जाने का मौका देती है। बट दूसरी तरफ कुकुरो कहता है हमें यहाँ से निकलना होगा जल्द से जल्द। बट गोद गर्ल यहाँ से निकलना नहीं चाहती थी। वो कहती है मैंने इसे पकड़ के रखा है, हम इसे जरूर से मार देंगे, तुम फिक्र मत करो। वो अपनी पावर को थोड़ा और बढ़ाने की कोशिश करती है, बट वो लाइट स्पिरिट जो होती है वो खुद को आजाद करा लेती है और कहती है लड़की तुम काफी ज्यादा खूबसूरत हो, और वो उसे पकड़ करके उसकी जो नाड़ होती है यानी कि गर्दन उसको खींचने लग जाती है। इसी वजह से कुकुरो को बीच में आना पड़ता है। वो अपने हैमर की मदद से उस स्पिरिट का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। उसके ऊपर चोट भी लगती है बट स्पिरिट खुद को हील कर लेती है और अब वो कुकुरो को दूर फेंक देती है। कुकुरो दूर जाके गिरता है, धूल हटती है। आवरी उसके पास में आता है और आवरी पूछता है कि आखिरकार तुम इतनी दूर कैसे गिर गए, तुमने तो अभी तक सभी स्पिरिट को मार दिया होता है। जिसपे कुकुरो बताता है ये वाली स्पिरिट जो है इसके पास में कर्स एनर्जी है। कर्स एनर्जी उन्हीं स्पिरिट को मिलती है जो कि काफी ज्यादा ताकतवर होती है और कर्स एनर्जी के इस्तेमाल से वो पुरानी यानी कि लो स्पिरिट की जितनी भी स्पिरिट होती हैं उनसे काफी ज्यादा ताकतवर होती हैं। ये उन्हीं में से एक है। अगर हमें इसे खत्म करना है तब हमें एक टीम बनानी पड़ेगी, एक प्लान बनाना पड़ेगा और उसके बाद में उस प्लान को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तभी हम इसे खत्म कर सकते हैं, वरना इसे मारना नामुमकिन है। बट दूसरी ही तरफ हमें दिखाते हैं गोद गर्ल को वो स्पिरिट पकड़ के रखी हुई होती है, उसे धीरे धीरे करके मार रही होती है। आवरी को अब उसकी फिक्र होने लगती है। अब वो स्पिरिट जो होती है वो गोद गर्ल का हाथ, जैसे ही गोद गर्ल का हाथ मुड़ता है उसे काफी ज्यादा दर्द होता है। ये दर्द उनसे देखा नहीं जाता अपने साथी का। इस वजह से कुकुरो जो होता है वो आगे जाके उसका ध्यान भटकाने के लिए बढ़ता है और वो आवरी को यहाँ से भागने के लिए कहता है, क्योंकि अगर वो यहाँ रहेगा तो वो सिर्फ उनके लिए डिस्ट्रैक्शन बनेगा। अब कुकुरो जो होता है अपने काफी सारे हैमर्स को समन करता है और स्पिरिट पे अटैक करता है। डैमेज तो स्पिरिट के ऊपर आता है बट वो खुद को हील कर लेती है और वो कुकुरो के ऊपर अटैक करती है। बट उसी दौरान हमारा आवरी जो होता है वो टेडी बियर के ऊपर अपनी ब्लू फ्लेम का इस्तेमाल करता है और स्पिरिट के ऊपर अटैक करता है। स्पिरिट के वो हाथ पे लगता है, इसी वजह से वो गोद गर्ल को नीचे छोड़ देती है। कुकुरो उसे पकड़ता है और वो तीनों वहां से भागने लग जाते हैं। वो बचकर के एक चीज के पीछे आके छिप जाते हैं और वो बात करते हैं। उसी दौरान कुकुरो जो होता है उसकी ब्लू फ्लेम वाले हाथ को छूता है, उसे कुछ भी नहीं होता है। यह देख करके कुकुरो को समझ में आ जाता है अब जो दिल टूटा आशिक है उसकी जो एनर्जी है यानी कि वही ब्लू फ्लेम है वो हमारे इंसानों के लिए मुसीबत बन सकती है। बट जब इंसानों के पास में ये ब्लू फ्लेम रहती है तो ये घोस्ट यानी कि डेड अकाउंट के लोगों के लिए एक मुसीबत बन सकती है। इसका इस्तेमाल करके वो लाइट स्पिरिट को शायद से हरा सकते हैं। वो बात करता है जब वो एक जगह पे अटैक कर देगा उसी जगह पे जाके कुकुरो जो है वो नॉन स्टॉप अटैक करना शुरू कर देगा ब्लू फ्लेम वाली जगह पे, जिससे कि उस स्पिरिट को काफी ज्यादा दर्द होने लग जाता है। वो स्पिरिट चिल्लाने लग जाती है। वो शुरुआत में तो हमारे आवरी को दूर फेंक देती है, उन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ती है। वो कहती है तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया है, अब मैं तुम दोनों को खत्म करके रख दूंगी। आवरी जो होता है वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो वापस से अपने टेडी बियर का इस्तेमाल करता है फायर का इस्तेमाल करते हुए, बट वो स्पिरिट जो होती है उसे डॉज कर लेती है। अब उसे मारने के लिए आगे तो बढ़ती है बट उसी दौरान गोद गर्ल जाग जाती है। गोद गर्ल अपने वेपन का इस्तेमाल करती है और स्पिरिट को पकड़ लेती है। वो जैसे ही उस स्पिरिट को पकड़ती है वो कहती है मैं इतनी आसानी से इस स्पिरिट को जाने नहीं दूंगी। कुकुरो और आवरी के पास में अच्छा मौका होता है, वो उसके ऊपर नॉन स्टॉप अटैक करना शुरू कर देते हैं। वो स्पिरिट जो होती है वह खुद को आजाद कराने की कोशिश करती है बट गोद गर्ल का ध्यान अपने फोन के ऊपर जाता है, जहाँ पे कि उसे पता चलता है कि उसके आइडल को पहले ही किसी लड़की ने सुपर चैट दे दिया उसकी जगह, इसलिए वो अपनी पावर को और भी ज्यादा ताकत देती है और उसे टाइट से पकड़ लेती है। स्पिरिट को जब वो टाइट से पकड़ लेते हैं तो वो नॉन स्टॉप एक के बाद एक अटैक करते हैं। जैसे उन सभी के अटैक जो होते हैं कॉन्सेक्यूटिव नंबर से वो खत्म होते हैं, वो स्पिरिट वहां से जा चुकी हुई होती है, यानी कि उन्होंने एक लाइट स्पिरिट के लेवल की स्पिरिट को खत्म कर दिया है। अब वो ये तीनों लोग जो होते हैं वो अपने सुपीरियर को ये चीज बताने के लिए आगे बढ़ने लग जाते हैं। उनका मिशन कंप्लीट हो चुका है। वो धीरे धीरे करके जब आगे जा ही रहे होते हैं एकदम से पीछे उनके ब्लू फ्लेम चमकने लग जाती है।
एकदम से ही कुकुरो और गोदगल जो होते हैं वो आंखों से खून की उल्टियां कर देती हैं और एक ही जगह पे बेहोश हो जाती हैं। तो दूसरी तरफ आओरी जो होता है ये देख करके काफी ज्यादा घबरा जाता है। पीछे से दिल टूटा आशिक जो होता है स्क्रीन से बाहर आता है। उसे देख करके आओरी जो होता है काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। आओरी का दिल जो होता है जोरों से धक धक करने लग जाता है। उसे अपनी बहन अकारी की याद आती है कि उसकी मौत कैसे हुई थी। उसका गुस्सा जो होता है वह 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। उसने सोचा नहीं था कि उसे दिल टूटा आशिक इतनी जल्दी देखने को मिल जाएगा। अब वो अपनी मैजिक एनर्जी को बाहर निकालता है और उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। बट दिल टूटा जो आशिक होता है वो अपनी मैजिक एनर्जी का इस्तेमाल करके उसकी हर एक अटैक को डॉज कर लेता है। कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले बट वो दिल टूटे आशिक को टच भी नहीं कर पा रहा था। उसकी अब एनर्जी जो होती है वो लो होने लग जाती है। बट दूसरी ही तरफ दिल टूटा आशिक जो होता है वो यूं भी कहता है कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा था जब मैंने तुम्हारी बहन को मारा था। उसकी ये बात तो सुनकर के आओरी का दिल और भी ज्यादा टूट जाता है। अब वो अपनी फुल एनर्जी का इस्तेमाल करने की सोचता है क्योंकि दिल टूटा आशिक उसे काफी ज्यादा रेज बेट करने लग जाता है। वो नीचे गिर जाता है। दिल टूटा आशिक कहता है मुझे तुम्हारे अंदर वो ताकत नहीं देखने को मिली जो कि मैं चाहता था। बट वहीं आओरी को याद आता है कि इसे मेरा नाम कैसे पता और इसने मेरी बहन को स्पेसिफिकली टारगेट किया है। आखिरकार ये मुझे ही और मेरी बहन को क्यों टारगेट किया था। उसे काफी सारे क्वेश्चंस अंदर ही अंदर से खाए जा रहे होते हैं। अपनी बहन की याद को लेकर के तो वो और भी ज्यादा टूट चुका होता है। दिल टूटा आशिक जो होता है वो कहता है तुम्हारी बहन को मार करके मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा था। मैं उसे वापस से मारना चाहता हूँ। अगर वो वापस से जिंदा हो जाती है तो मैं उसे वापस से मार दूंगा। उसकी ऐसी बात सुनकर आओरी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो वापस से खड़े होने की अपनी पूरी कोशिश करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें जरूर से मार दूंगा। मुझे पता है कि मेरे पास अभी वो ताकत नहीं है जिससे कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ, पर अगर मैं यहाँ से जिंदा बच जाता हूँ तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। अब दिल टूटा आशिक जो होता है यानी कि सैड बॉय के अब उसे खत्म करने के लिए कहता है अब बहुत हो गया ये वाला खेल। मैं तुम्हारे साथ ये खेल खेल के पक चुका हूँ। मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ। वो अपनी ब्लू फ्लेम्स को वापस से समन करता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो अटैक जो होता है ब्लू फ्लेम्स का बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता है। इस बार आओरी का बचना नामुमकिन सा हो चुका था। आओरी अपने सामने अपनी मौत देख सकता था। वो सर नीचे कर लेता है। वो मरने के लिए तैयार होता है और वहीं दूसरी तरफ वो मरने से पहले कहता है मैं अपनी बहन का बदला जरूर लेके रहूंगा। अब सैड बॉय के जो होता है वो अपनी ब्लू फ्लेम्स का इस्तेमाल उसके ऊपर कर देता है। बट उसी समय वो ब्लू फ्लेम्स जो होते उसके सामने से हट जाती है। उसे बचाने के लिए वहां पे कोई आ चुका था। आओरी को समझ में नहीं आता कि यहाँ पे कौन आ सकता है। गेट तो सारे बंद है, यहाँ पे हवा कैसे चली। तभी उसका ध्यान जाता है ब्लैंड बॉय के ऊपर। ब्लैंड बॉय वही होता है यानी कि जैकी। जैकी वहाँ पे आ चुका होता है। जैकी कहता है अगर वो लड़कियां मुझे नहीं लेके जाती तो मैं पहले ही आ जाता। सैड बॉय के उसे देख के हैरान है कि आखिरकार ये बंदा है कौन। वहीं जैकी जो होता है वो कहता है कि मैं इसका टीचर हूँ और मैं तुम्हें यहाँ पे रोकने के लिए आया हूँ। वो अपने बच्चों को संभालता है। सैड बॉय के जो होता है वो हैरान था इसकी स्पीड को लेकर के कि इतनी जल्दी अपने स्टूडेंट्स के पास पहुंच गया। जैकी जो है वो एक ताकतवर पर्सन है, ये बात तो वो मान चुका था। वहीं आउरी जो होता है वो काफी ज्यादा हैरान है कि जैकी उनको बचाने के लिए यहाँ पे आ चुका है। जैकी कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं सही समय पे नहीं आया, बट अभी तक ये लोग ठीक हैं, इनकी एनर्जी बची हुई है। एकदम से ही कुकुरो जो होता है वो अपनी आंखें खोलकर कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गौदगल भी अपनी आंखें खोलकर वो कहती मुझे स्ट्रीम देखनी है। उन दोनों को जिंदा देख करके खुद जैकी जो होता है वो भी रोने लग जाता है और कहता है मुझे पहले ही आ जाना चाहिए था, तुम्हारे साथ ये सब नहीं होता। काश मैं उन भौतिक चीजों के बीच में नहीं पड़ता तो मैं पहले ही आ चुका होता। मुझे माफ कर देना मेरे बच्चों। उसकी ये बात सुन के वो सभी लोग इमोशनल होने लग जाते हैं। बट आओरी जो होता है वो कहता है अब आखिरकार हम इस पर्सन से बचेंगे कैसे। सैड बॉय के जो होता है वापस से उनके ऊपर अटैक करने के लिए अपनी ब्लू फ्लेम्स का इस्तेमाल करता है, बट वो उनके ऊपर अटैक नहीं कर पाता। उनके ऊपर अब एक डोम बन चुका था। उस डोम से उसके अटैक को बड़ी ही आसानी से रोका जा सकता था। आओरी पूछता है कि आखिरकार ये शील्ड है क्या चीज। कुकुरो बताता है कि हर प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ जो भी है जो कि यहाँ पे आएगी वो इसको पार नहीं कर पाएगी और बाहर से कोई अगर फिजिकली इसको टच करेगा तब ये शील्ड टूट जाएगी। बट जितने भी डेड अकाउंट होते हैं वो सारे फिजिकली किसी चीज को टच नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग बिल्कुल सेव हैं। यह बात सुनकर के वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि वो बच सकते हैं। उसे अभी बट ये चीज समझ में नहीं आई थी कि ये डोम किस प्रकार से काम करता है, इसलिए अब टीचर जैकी जो होते हैं उसे बताते हैं कि कोई भी घोस्ट की एनर्जी इस शील्ड को पार नहीं कर सकती है। यह बात सुन के वो समझ जाता है कि वो भी बचे हुए हैं, बट ये शील्ड जो है वो 3 मिनट तक ही काम करेगी, इसके बाद में उन्हें उससे फाइट करनी पड़ेगी। इसलिए टीचर जैकी जो होते हैं वो खुद आगे जाते हैं और वो सैड बॉय के से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह देख करके हमारे आउरी को काफी ज्यादा रोना आ जाता है। उसे पहली बार कोई बचाने के लिए आगे आया है, उन्हें शुक्रिया अदा करता है। वहीं टीचर जैकी जो होते हैं वो आगे बढ़ते हैं। बताया जाता है टीचर जैकी जो है वो पुराने टाइम के एक्सॉर्सिस्ट हैं, इनकी पावर काफी ज्यादा है तो ये सैड बॉय के से निपट सकती हैं। सैड बॉय के जो होता है उससे फाइट करने लग जाता है, जहाँ पे कि टीचर जैकी की जो स्पिरिट फिश होती है वो उसे टक्कर मार देती है, जिससे कि सैड बॉय के पीछे जाके गिरता है। अब सैड बॉय के वापस से खड़े होने की कोशिश करता है, पर टीचर जैकी और उसकी अटैक आपस में टकराते हैं। दोनों ही काफी ज्यादा ताकतवर होते
होते हैं। वहीं सैड बॉय के जो होता है वो उसकी तारीफ करता है कि वाकई में ये बंदा ताकतवर है। वहीं दूसरी तरफ आओरी जो होता है टीचर को इतना ताकतवर देख के वह काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसे बताया गया था अकेडमी के अंदर कि सैड बॉय के जो है वो टॉप टियर की जैकी सैड बॉय के अटैक से बचता है और उसके ऊपर अपनी स्पिरिट से वापस से अटैक कर देता है। इसके अटैक जो होते हैं वो सैड बॉय के लग रहे होते हैं। आओरी ये देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो कुकुरो से टीचर के बारे में पूछता है, जिसके ऊपर कुकुरो अपने टीचर के बारे में बताना शुरू करता है। हमारे टीचर इस समय के मुकाबले काफी ज्यादा ताकतवर हैं और ये अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके पास में किसी भी तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी वाली मैजिक पावर नहीं है। ये उस फैन की मदद से अपने स्पिरिचुअल पावर को मैजिक पावर में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसकी मदद से ये सैड बॉय के से फाइट कर पा रही हैं। सैड बॉय के जो होता है अब टीचर से फाइट करने के लिए अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करता है। तो दूसरी तरफ कुकुरो अपनी बात को चालू रखता है, जहाँ पे वो बताता है आज के जितने भी हमारे जैसे अप्रेंटिस हैं वो सारे डिजिटल घोस्ट से फाइट करने के लिए डिजिटल पावर का इस्तेमाल करते हैं। बट दूसरी तरफ टीचर जैकी जैसे जो लोग हैं वो अभी भी अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी से ही इस्तेमाल कर रहे हैं फाइट करने के लिए। अब टीचर जैकी की आंखों से आंसू आने लग जाते हैं खून के, और ये देख करके आउरी को उनकी चिंता होने लग जाती है। बट कुकुरो बताता है कि तुम्हें टीचर की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। टीचर जो है वो वाकई में काफी ज्यादा ताकतवर है अपने समय के मुकाबले, क्योंकि ये इस समय अपनी सिर्फ 5% ताकत का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ये पुराने जमाने की घोस्ट होते यानी कि डिजिटल घोस्ट नहीं होते तो ये कुछ ही मिनटों के अंदर टीचर जैकी उसे खत्म करके रख देते। बट डिजिटल घोस्ट को मारना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि टीचर जैकी का जो वो फैन है वो उनकी फुल पावर का सिर्फ 5% का ही इस्तेमाल करने की इजाजत देता है। इसलिए डिजिटल घोस्ट को मारना उनके लिए मुश्किल पड़ता है और हमारे जैसों के लिए भी कठिन पड़ जाता है। बट उसी ही समय हमें दिखाया जाता है कि टीचर जैकी 3 स्पिरिट फिश का इस्तेमाल करते हैं उसे मारने के लिए। यह देख करके आओरी काफी ज्यादा हैरान होता है। कुकुरो बताता है कि टीचर जैकी को 18 साल की उम्र में ही काफी तरीके के अलग अलग पद मिल चुके होते हैं एक्सॉर्सिज्म की वजह से। इन्होंने क्लैमिटी लेवल की भी एक स्पिरिट को उन्होंने खत्म किया होता है। ये तुम ऐसा मान सकते हो कि इस समय के जितने भी एक्सॉर्सिस्ट ओल्ड जनरेशन के इस समय जिंदा है उनके अंदर टीचर जैकी सबसे ताकतवरों में से एक है। और ये अकेडमी के अंदर इसलिए आए थे क्योंकि इन्होंने रिटायरमेंट ले ली हुई होती है और ये नेक्स्ट जनरेशन को ताकतवर बनाना चाहते हैं, जिससे कि सैड बॉय के जैसी कोई भी स्पिरिट अगर वर्ल्ड के अंदर आती है तो उसे निपटने के लिए उसके स्टूडेंट हमेशा तैयार रहें। टीचर जैकी जो होते हैं वो अपने स्पिरिट्स को बाहर निकाल लेते हैं। उनकी वो जो 3 फिश स्पिरिट्स होती हैं वो पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी। अब वो सैड बॉय के ऊपर अटैक कर देती है। सैड बॉय के जो होता है वहाँ से गायब हो जाता है। टीचर जैकी अपने स्टूडेंट के पास में आते हैं और उन्हें बताते हैं कि सैड बॉय के जो है वो यहाँ से जा चुका है, तो अब हमें सतर्क रहना पड़ेगा पहले से भी ज्यादा, क्योंकि सैड बॉय के जो है अब हम उसके टारगेट बन चुके हैं। वो कभी भी मेरे स्टूडेंट के ऊपर अटैक कर सकता है, इसलिए मैं पहले ही बता दूं कि तुम तीनों को सतर्क रहना है। इस बार उसने अपनी फुल पावर का वैसे भी इस्तेमाल नहीं किया था। एक प्रकार से वो डाटा सेवर मोड के अंदर था, यानी कि अपनी मैजिक पावर को सेव करते हुए ही वो फाइट कर रहा होता है। यह सारी बातें टीचर जैकी के मुंह से सुन के वो तीनों स्टूडेंट काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि सैड बॉय के इतना ज्यादा ताकतवर है कि टीचर जैकी भी अपनी 5% पावर का इस्तेमाल करने के बावजूद भी उसे खत्म नहीं कर पाए। आउरी जो होता है टीचर जैकी के प्यार से काफी ज्यादा खुश हो जाता है। पहली बार उसे फैमिली का एहसास हुआ था जब से कि उसने वो वाले ऑर्फनेज को छोड़ा होता है, पुराने वाले। आउरी जो होता है वो बच्चे की तरह रोने लग जाता है, तो टीचर जैकी उसे शांत कराते हैं। अकेडमी के अंदर वो सभी लोग आते हैं और नहाते धोते हैं और बाकी का काम करते हैं। फिर इन्फर्मरी में दिखाया जाता है कि कैसे वह गोद गर्ल को देख लेते हैं। गोद गर्ल जो होती है वो खुद को हील करवाने के लिए वहाँ पे टीचर के पास आई हुई होती है। उन्हें देख करके वो काफी ज्यादा चिल्लाने लग जाती है और वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है इन्फर्मरी की टीचर जो होती है वो बाहर आती है, वो अपने फोन को बाहर निकालती है। वहीं वो अब वहाँ पे आउरी की एक फोटो क्लिक करती है, जहाँ कहीं पे भी उसकी चोट होती है वह उसे फोटो एडिट करके ठीक कर देती हैं। बाकी के स्टूडेंट भी वहाँ पे आ चुके होते हैं। वह ये देख करके काफी ज्यादा खुश होते हैं कि ये तीनों लोग जिंदा है सैड बॉय के से फाइट करने के बाद में भी। वहीं आउरी जो होता है वह ताकतवर बनना चाहता था, बट उससे ही पहले उन तीनों की तबीयत खराब हो जाती है। वो सैड बॉय के को हराना तो चाहते हैं बट बैटरी लो होने की वजह से वो ट्रेनिंग भी नहीं कर सकते हैं, जिसके ऊपर वह टीचर उन लोगों को बताती है अगर तुम अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो क्या हुआ, अपनी फिजिकल पावर से तुम ताकतवर बन सकते हो। उन्हें ट्रेनिंग करने का सजेस्ट करती। ट्रेनिंग करते हुए उसे 7 दिन से ज्यादा हो चुके होते हैं। उसे पता चल चुका था कि वो कितना ज्यादा पानी के अंदर है और कितना पानी के बाहर है, इसलिए वो अब की बार कुकुरो की मदद मांगने के लिए आया होता है। वो इधर से उधर कुकुरो को ढूंढने लग जाता है। एक जगह पे कुकुरो उसे फोन चलाता हुआ दिखता है, तो वो उसके पास जाता है। वहीं पे रिन होता है। रिन उसे बताता है कि अभी के समय ये बिजी है, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें काम क्या है। जिसके ऊपर आउरी से बताने लग जाता है कि मैंने कुछ दिनों तक ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग के दौरान मुझे ये बात
बात पता चली कि मैं कितना ज्यादा कमजोर हूँ। जब मैंने लास्ट टाइम सैड बॉय के से फाइट की थी, उसके पास भी सेम पावर थी मेरी ही जैसी, बट वो मुझे हरा पाया था। मैं अपनी रिएक्शन स्पीड को तेज करना चाहता हूँ। मेरा ब्रेन जानता है कि मुझे कौन सा मूव करना चाहिए, बट जो मेरी बॉडी है वो उसके मुताबिक चल नहीं पाती है। इसलिए मैं कोकोरो से हैंड टू हैंड कॉम्बैट की ट्रेनिंग लेने के लिए आया हुआ हूँ, जिससे कि मैं ताकतवर बन सकूं और सारे डेड अकाउंट्स को मार सकूं। मुझे ऐसा लगता है अगर मैं अपने ऊपर वर्क करूंगा और खुद की बॉडी को अपने ब्रेन के साथ में वर्क करने लायक बना लूंगा, तो मैं काफी सारे ऐसे डेड अकाउंट को खत्म कर पाऊंगा। बट दूसरी ही तरफ रिन बताता है कि हमारा जो कोकोरो है वो अभी के समय फोन में काफी ज्यादा बिजी है, क्योंकि वो एक ऑनलाइन कीबोर्ड वॉरियर है। यह बात सुनकर के वो हैरान होता है कि कोकोरो ऐसा भी काम करता है। रिन अपनी बात को कंटिन्यू रखता है। वो बताता है कि रेडिट और ट्विटर के ऊपर पॉलिटिक्स की बातें करता है, इंडिया और अमेरिका से जुड़ी हुई। आउरी तो काफी ज्यादा हैरान था। उसने कभी सोचा नहीं था कि कोकोरो भी ऐसा काम करता होगा। वो कोकोरो का नाम पुकारता और कहता है, कोकोरो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यह बात सुनकर के कोकोरो जो होता है वो अपने फोन पे से ध्यान हटाता है, अपने फोन को नीचे करता है और उसकी बात सुनता है। जब कोकोरो को पता चलता है कि आउरी ट्रेनिंग के लिए आया है तो वो साफ साफ इनकार कर देता है, क्योंकि वो उसे ट्रेनिंग नहीं दे सकता है हैंड टू हैंड कॉम्बैट से रिलेटेड। यह बात सुन के आउरी जो होता है वो बात करने लग जाता है तुम्हारे शोल्डर के टैटूज के ऊपर। कोकोरो अपने शोल्डर्स के ऊपर टैटू का नाम सुनते ही उसे चुप रहने के लिए कहता है। आउरी अपनी बात को कंटिन्यू रखते हुए उसे कहता है, क्या तुम किसी गैंग के मेंबर थे? जिसपे कोकोरो इनकार कर देता है शुरुआत में तो, बट दूसरी तरफ रिन जो होता है उसे कहता है, हाँ ये शुरुआत में हाई स्कूल के अंदर एक गैंग का मेंबर रह चुका है। और ये बात सुनते ही अब कोकोरो के मुंह पे हंसी आ जाती है। बट दूसरी तरफ रिन जो होता है एक फोटो दिखाता है, उस फोटो के अंदर कोकोरो होता है। कोकोरो जो था उसकी बॉडी के ऊपर एक बहुत बढ़िया टैटू था और उसके पास में लड़कियां भी थी। और ये देख के हैरान होता है, कभी उसने सोचा नहीं था कि कोकोरो जो है वो एक गैंग का मेंबर रह चुका होगा। वो और भी बातें जानना चाहता था। रिन जो होता है उसे बताने के लिए तैयार हो जाता है और कोकोरो जो होता है उसे बताने की इजाजत दे देता है। दूसरी तरफ आउरी जो होता है वो हर एक चीज जानना चाहता था कोकोरो के बारे में और अपने बाकी के टीम मेंबर्स के बारे में, क्योंकि कभी उसने सोचा नहीं था कि उसके टीम मेंबर्स भी ऐसे होंगे। वहीं कोकोरो कहता है कि तुम भी तो मेरे ही जैसे हो, तुम भी तो हाई स्कूल के अंदर फाइट ही करते हो। यह बात सुनकर के रिन जो होता है उसे बताने के लिए तैयार हो जाता है। बट कोकोरो कहता है, अगर तुम्हें ताकतवर बनना है तो तुम्हें हजाइम से मिलना पड़ेगा, क्योंकि हजाइम ही एक इकलौती ऐसा बंदा है जो कि तुम्हें ताकतवर बनने की ट्रेनिंग दे सकता है हैंड टू हैंड कॉम्बैट के अंदर, और वो तुम्हें जरूर से ताकतवर बना सकता है। वो हजाइम को ढूंढने के लिए जाता है। हजाइम उसे कहीं पे भी दिखाई नहीं देता, इसलिए वो एक डॉल के पास जाके हजाइम का नाम पुकारता है। हजाइम जो होता है तब भी रिप्लाई नहीं दे रहा था, इसलिए उस डॉल के काफी ज्यादा नजदीक जाके उससे बात करने की कोशिश करता है। बट उसके बावजूद भी कोई रिप्लाई नहीं आता तो अगल बगल देखता है। हजाइम का काफी सारा डॉल वहाँ पे अभी भी होता है, बट पीछे से एकदम से हजाइम आ जाता है और उसके टकले पे मारने लग जाता है। मारते हुए उसे बताता है, ये जितने भी डॉल्स तुम देख रहे हो ये सभी मैं कंट्रोल करता हूँ, वो भी अपने कमरे से, जिससे कि मेरी बॉडी को तुम कभी भी नहीं देख पाओगे, और मुझे डॉल्स को ही कंट्रोल करना आता है जिनके अंदर मैं काफी ज्यादा माहिर हूँ। यह बात सुनकर कि आउरी काफी ज्यादा हैरान होता है कि हजाइम जो है वो डॉल को बड़े ही प्यार से कंट्रोल कर पाता है अपने कमरे के अंदर बैठ करके, यानी कि वो ज्यादा इंजर्ड भी नहीं होता होगा। अब आउरी जो होता है हजाइम को मनाने की कोशिश करता है, वो उसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट की ट्रेनिंग देने के लिए कहता है। हजाइम मान जाता है। अब हमें दिखाते हैं कि अब इमो भी वहां पे आ चुका होता है। इमो एक बड़ी सी डॉल के साथ आया होता है। हजाइम और आओरी की फाइट शुरू होने वाली थी। इमो उन दोनों को अपना ध्यान रखने के लिए कहता है। आओरी जो होता है शुरुआत में तो फाइट करने से इनकार करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो छोटी सी हजाइम को नहीं मारना चाहता है। बट दूसरी ही तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो छोटा सा हजाइम जो होता है वो एकदम से ही आउरी के मुंह पे चाटा मार देता है और लात मारना शुरू कर देता है मुक्को के साथ में। वो धीरे धीरे करके उसे काफी ज्यादा पीट चुका होता है। इमो बताता है कि हजाइम जो है वो एक ई स्पोर्ट प्लेयर रह चुका है टेकन गेम का, यानी कि तुम्हें उसे हराने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी होगी। है बात सुनकर कि वो काफी ज्यादा हैरान होता है, बट वो अभी भी पिट रहा होता है। आउरी हजाइम को हराने के लिए अपनी ब्लू डीमन फ्लेम का इस्तेमाल करने की सोचता है। फोन की मदद से अपनी पावर को अपनी लेग्स के ऊपर इंचांट कर लेता है। हजाइम ये सब होता हुआ देख लेता है, इसलिए वो भी अब अपने बड़े रूप में जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो शुरुआत में तो इमो के पीछे जाकर वहां से अपने कॉन्शियसनेस को ट्रांसफर कर देता है एक बहुत बड़ी डॉल के अंदर। यह देखकर कि आउरी घबरा जाता है। दूसरी तरफ हजाइम जो होता है उस बड़ी सी डॉल को कंट्रोल करने लग जाता है। वह डॉल देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रही होती है। राउंड 2 शुरू हो चुका था। अब आउरी जो होता है उस बड़ी सी डॉल से फाइट करने के लिए काफी ज्यादा खुश था। उसे लग रहा था कि वो आउरी को लगता है अगर वो हजाइम के ऊपर अटैक करेगा तब उसका अटैक जरूर से उसके लगेगा बड़ी बॉडी होने की वजह से। बट दूसरी तरफ हजाइम उसके अटैक को बड़ी आसानी से अपनी बॉडी से रोक पा रही होती है। उसकी स्पीड काफी ज्यादा तेज हो चुकी हुई होती है। आउरी को उससे फाइट करने में इस बड़ी सी बॉडी के साथ में भी दिक्कत आ रही होती है।
हजाइम जो होता है वो अपने 5 कॉन्जिक्यूटिव अटैक का इस्तेमाल करता है और वो आओरी के चिथड़े उड़ा देता है। आओरी काफी ज्यादा हैरान होता है, वो कहता है मैं तो हजाइम से भी नहीं जीत पा रहा हूँ, आखिरकार अब मैं डेड अकाउंट से कैसे जीतूंगा। हजाइम जो होता है वो बड़ी आसानी से उसके अटैक को डॉज करते हुए उसके ऊपर लगातार 5 कॉन्जिक्यूटिव हिट्स का इस्तेमाल कर रहा होता है। ईमो आओरी को सलाह देता है कि वो हार मान जाए, बट आओरी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला है। वो यहाँ पे ताकतवर बनने के लिए आया है। वो हजाइम से फाइट करने के लिए पूरे तरीके से तैयार होता है, चाहे वो कितनी ही बार क्यों ना हार जाए। हजाइम के साथ में वापस से उसका एक और राउंड शुरू होता है। इस राउंड के ऊपर आओरी जो होता है अब वो हजाइम के ऊपर एक मुक्का जरूर से लगा देता है, बट हजाइम को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है कि अगर तुम मुझे एक मुक्का भी मार देते हो उसके बावजूद भी तुम ही हारने वाले हो। यह कह करके वो अपने एक हाथ को आगे करता है और जारविस को लॉन्च कर देता है। जारविस एक लेजर की तरह उस पे आकर अटैक करता है। हजाइम बड़ी ही आसानी से वो मैच जीत जाता है। आओरी चाहता था कि हजाइम उसका टीचर बन जाए। वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे अपने स्टूडेंट की तरह अपना ले, जिसके लिए वो बड़ी आसानी से हजाइम उसे अपना स्टूडेंट बना लेता है। डॉक्टर के पास वो जाता है, खुद को हील करवाता है। अब वो सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार हजाइम कैसा दिखता होगा, क्या वो डिस्कॉर्ड सर्वर पे बैठे हुए एक बूढ़े आदमी की तरह दिखता होगा। आओरी नहा करके बाहर निकलता है। बाहर निकलते समय वो एक लड़की से टकरा जाता है। वह लड़की नीचे गिर जाती है। वो लड़की काफी ज्यादा खूबसूरत दिख रही होती है, बट दूसरी तरफ गोदगल कहती है हजाइम अच्छे से चला करो। यह बात सुनकर कि वो हैरान हो जाता है। ये क्यूट सी दिखने वाली लड़की हजाइम है, वो समझ नहीं पाता और फिर उसे याद आता है यार हजाइम, ये लड़की हजाइम हो ही नहीं सकती है, वो कितनी ज्यादा रूड दिखती है। और ये लड़की एकदम से चुपचाप से भाग जाती है। अब दूसरी तरफ हजाइम डॉल आती है छोटी सी और वो मुंह पे मारती है मुक्का आओरी के और कहती है ध्यान से चला करो, तुम्हारी वजह से मैं गिर गई। दूसरी तरफ गोदगल बताती है हजाइम जो है उसके 2 पर्सोना है, एक गेम वाला और एक रियल लाइफ वाला। गेम वाला वो ज्यादातर यूज करती है। हजाइम जो है वो काफी ज्यादा इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की है। शुरुआत में तो उसे लगा नहीं था जिस लड़की को वो टीचर बनाया है वो एक लड़की होगी। यह बात जानकर कि वो हैरान होता है। वो उससे कभी न कभी बात करना चाहता था और वो उससे पूछता है हमारा अगला मैच कब होगा, वो जल्द ही बता देगी। बट दूसरी तरफ उसके फोन के ऊपर एक नोटिफिकेशन आता है जो कि टीचर का होता है। टीचर ने उन सभी को अपनी क्लास के अंदर बुलाया होता है जल्द से जल्द। अब वो सभी लोग टीचर से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पे कि टीचर बताते हैं सैड बॉय के से फाइट करने के लिए अब एक न्यू टीम बनाई गई है। उस टीम के अंदर काफी ज्यादा ताकतवर लोग होंगे जो कि सैड बॉय के से फाइट करने वाले हैं, क्योंकि सैड बॉय के ने काफी ज्यादा कैजुअलिटीज हमारे इस वर्ल्ड के अंदर मचा दी हुई होती है। यह बात जानकर के वो सभी लोग हैरान होते हैं कि अभी तक सैड बॉय के पीछे 2 टीम गई थी और वो दोनों की दोनों टीम जो है वो पूरी तरीके से वाइप आउट हो चुकी है, यहाँ तक कि स्टूडेंट भी। इसलिए वो नहीं चाहते कि सैड बॉय के जैसी आत्मा इस वर्ल्ड के अंदर और भी घूमे और वो लोगों को तंग करे। इसलिए उन्होंने एक बहुत बड़ी टीम बनाई है और इस बार वो उसे जरूर से खत्म कर देंगे। आओरी उससे फाइट करना चाहता था, बट टीचर साफ साफ इनकार कर देते, ये कहते हुए कि तुम उससे फाइट नहीं करने वाले हो, क्योंकि सैड बॉय के जो है वो एक ताकतवर स्पिरिट है और फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट जो है सैड बॉय के जैसी आत्माओं से फाइट नहीं कर सकते। यहाँ तक कि तो वो मिड लेवल की सोल से भी फाइट नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम तुम्हें नहीं जाने दे सकते हैं, इसलिए तुम लोग नहीं जाने वाले हो। यह बात सुनकर के आओरी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो अपनी बहन का बदला नहीं ले सकता है, क्योंकि वो सिर्फ एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। वो टीचर से कहता है अगर आप लोग मुझे नहीं जाने दोगे उसके बावजूद भी मैं सैड बॉय के से फाइट करने की कोशिश करूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। अब कुकुरो बताता है कि तुम उससे फाइट कर सकती हो, उसके लिए तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही तरीके हैं। 2 तरीके में से शुरुआत में तो तुम अपनी पावर को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो कि इन लोगों को तुम्हारी जरूरत पड़े, या दूसरा अपनी परफॉर्मेंस दिखाओ जिससे कि ये समझ सके कि तुम्हारी जरूरत उन्हें पड़ेगी। यह बात जानकर के वो हैरान होता है। वही टीचर बताते हैं एक टूर्नामेंट होता है जहाँ पे कि फर्स्ट बी क्लास और फर्स्ट ए क्लास को आपस में भिड़वाया जाएगा। अगर तुम उसमें जीत जाते हो तब तुम जरूर से सैड बॉय के से फाइट करने के लायक माने जाओगे। ये टूर्नामेंट जल्दी ही होने वाला है, इसलिए अब आओरी जो होता है वो अपनी प्रैक्टिस के अंदर लग जाता है। वो अपनी पूरी टीम के साथ प्रैक्टिस के दौरान उसे अपनी टीम मेंबर्स की काफी सारी स्किल्स के बारे में पता चलता है, जैसे कि ईमो जो है वो एक डिफेंसिव शील्ड का इस्तेमाल कर सकता है, जिससे कि सामने आने वाले हर एक अटैक को बड़ी आसानी से वो रोक सकते हैं। तो दूसरी तरफ ये स्किल देख करके वो हैरान होता है। वो बाकी के टीम मेंबर्स के साथ में फाइट करना शुरू कर देता है, जहाँ पे कि वो सोल से बच रहे होते हैं। रेन जो होता है उन्हें डायरेक्शन दे रहा होता है, वो उस डायरेक्शन के अंदर जाते हैं, जिससे कि वो काफी सारी सोल को एक ही जगह पकड़ने में कामयाब हो पाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे 3 सोल इकट्ठा हो चुकी हुई होती है। अब
अब वो 3 सोल जो है आपस में टकरा गई थी और दूसरी तरफ बच्चों ने उन्हें घेर लिया होता है। इसका मतलब है कि अब वो चारों तरफ से उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं। ऐसा ही होता है। अब आओरी जो था ये देख करके हैरान होता है। उसी दौरान हजाइम वहाँ पे आ जाती है और हजाइम बताती है कि रिन के पास में सीसीटीवी कैमरा जैसी स्किल है जिसकी मदद से वो आसपास में क्या हो रहा है वो ये देख सकता है और इस प्रकार से वो प्लान बनाता है। ये हमारी टीम का ब्रेन है। दूसरी तरफ हमें गोदगल को दिखाया जाता है जो कि कोकोरो के साथ में मिलकर के उनके ऊपर अटैक करना शुरू करती है। आओरी भी साथ में था। अब टीचर जो होता है अपनी सेक्रेटरी के साथ में यह देख करके खुश था क्योंकि इनकी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। बट आओरी के साथी जो होते हैं उसे बताते हैं तुम्हारी ब्लू फ्लेम का इस्तेमाल जब भी तुम करते हो तो तुम्हारी पावर जल्द ही लो होने लग जाती है। तुम्हें इसका इस्तेमाल करना जल्द से जल्द सीखना होगा वरना तुम किसी मैच के अंदर मारे जा सकते हो। आओरी जो होता है इनकी बात को दिलों पे लेता है और कहता है कि हाँ जरूर से मैं इसके ऊपर अपना काम करूंगा। अब वो वहां से जाने लग जाता है अकेले प्रैक्टिस करने के लिए। उसी दौरान उसे पता चलता है कि उसका पीछा कोई कर रहा है। पीछे मुड़ के देखता है तो उसे पिंक हेयर बॉय दिखता है जो कि उसे बचा लेता है। अब वहीं आओरी के पास में उसकी बहन का हेयर पिन था जो कि वो बंदा उसे देने की कोशिश करता है। वह ये देख करके खुश था कि उसने उसके हेयर पिन को बचा लिया। बट वो बंदा जो होता है उसके हेयर पिन को उसके सामने ही जला देता है। वो उसे रेज बेट कर रहा होता है। आओरी को उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है। वो उससे फाइट करने के लिए तैयार होता है। बट वो पिंक हेयर बॉय जो होता है कहता है मैं तो तुम्हारी फोटो और वीडियो। बट तभी हमें दिखाया जाता है कि हजाइम बीच में आ जाती है। हजाइम उन दोनों को फाइट करने से रोक लेती है। अब वो आओरी के पास में आती है और बताती है कि ये फर्स्ट ए क्लास है और हमारी फर्स्ट बी क्लास है। अब फर्स्ट ए क्लास पूरी वहां पे आ चुकी हुई होती है जो कि आओरी का मजाक बना रहे थे। हजाइम आओरी को रोकने की कोशिश करती है बट आओरी अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और पिंक हेयर बॉय पे अटैक करने जाता है। बट पिंक हेयर बॉय को पहले ही पता चल चुका था इसलिए वो उसको बड़ी ही आसानी से रोक लेता है। उसे लॉक लगा चुके होते हैं। फर्स्ट ए क्लास के हर एक मेंबर जो होते हैं वो आओरी के ऊपर अपना वेपन तान देते हैं जैसे कि वो उसका मर्डर ही कर देंगे। बट बीच में कोकोरो अपनी टीम के साथ में आ जाता है और उन सभी को हैंडल करने लग जाता है। अब फर्स्ट ए क्लास और फर्स्ट बी क्लास दोनों आमने सामने होती है आओरी को लेकर के क्योंकि आओरी ने उनकी टीम के ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी। यहीं पे ये पार्ट एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।